कल सैटरडे कोर्ट तो बंद नहीं है जी। सेकंड सैटरडे संडे मंडे कोर्ट हर दिन खुला है। नंबर ऑफ जजेस कम हो जाते हैं। माई डैडी यूज्ड टू से कि तू बोलता बहुत है तो तुझे लॉ ही करनी पड़ेगी। ये एक दुनिया है कि आपको लगता है कि हाँ लॉयरिंग में बहुत पैसा है, ऐसा नहीं है। पैसा 2% लॉयर्स के पास है। इतने लोगों को कन्विंस करना पड़ता है ना कि ये क्लाइंट से लेके जज तक। कितने जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में? यार सुप्रीम कोर्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ एज ऑफ नाउ 34 है। तो जो 34th बंदा है, ही इज आल्सो इन वेट लिस्ट टू सम टाइम बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ पे एफिडेविट पे ऐसे झूठ बोलते हैं जैसे घर की बात हो। हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सीन क्या है। आज मेरे साथ आशीष दीक्षित जी है, हु इज़ एन एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लग रहा है आप आए और बहुत सारी लॉ रिलेटेड कॉन्वर्जेसन करेंगे एंड डिस्कशंस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ही स्टार्ट करूँगा कि क्या आपका लॉ में इंटरेस्ट कैसे आया? हाउ डिड यू डिसाइड टू बिकम अ लॉयर? See, when I was in school, my dad used to be a practicing lawyer. तो बहुत छोटे थे हम तब हमें लगता था कि डैड सुबह 9-10 बजे ऑफिस जाते हैं एंड 4:30 5:30 इज बैक होम और वाइट क्रिस्प क्लोथ्स होते थे। तो हमें लगा ये अच्छी चीज़ है, यही करेंगे। बट आई थिंक 10th ऑनवर्ड्स मुझे इंटरेस्ट आया लॉ में कि दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि मुझे पॉलिटिकल साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। तो तब मुझे लगता है कि सेंसिबली मैंने सोचा कि मुझे लॉ करनी है या नहीं करनी। और वो सेंसिबल डिसीजन इसलिए भी मैं कह सकता हूँ उस स्टेज पे था क्योंकि जब मैंने 10th में मेरी बहुत अच्छी परसेंटेज आई थी और मेरे स्कूल में ह्यूमैनिटीज़ का सेक्शन भी नहीं था। तो मैंने अपने डैड से बात करी कि मुझे तो लॉ करनी है और मैं ह्यूमैनिटीज़ करता हूँ, बिना बात के व्हाई शुड आई गेट इनटू कॉमर्स और साइंस व्हेन आई नीडेड। तो ही सेड ओके आई विल स्पीक। तो मैंने स्कूल में बात करी, मैम से बोला कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेनी है। तो शी सेड यू हैव टू चेंज योर स्कूल। तो I got very disappointed. I was studying there since nursery, सारा friend circle वही था। Then I told my father कि ऐसे हो रहा है। And my dad said, okay, let me do something. He spoke to the principal, who was also principal's husband, ma'am's husband, who was also a lawyer. तो उन्होंने बात करी तो ह्यूमैनिटीज़ का सेक्शन ही स्टार्ट हो गया with 5 students. अच्छा। तो क्योंकि I never wanted to change my school. और फिर ये हो गया था कि जितने भी जो नॉटी बच्चे थे ना जो सारे सेक्शन वो सब ह्यूमैनिटीज़ में डाल दिए जाते थे और सबको थ्रेट दिया जाता था कि अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आए फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म में तो हम आपको ह्यूमैनिटीज़ सेक्शन में डाल देंगे। एंड मुझे अच्छी तरह याद है जी सेक्शन तक था, हमारे लिए एच बना था, फर्स्ट टाइम हुआ था। तो एनीवे फिर मैंने जब वहाँ पे ये था कि लॉ करनी है तो शुरू से ही वो रहा लॉ करने का। फिर मैंने 12th करते ही आई इनरोल्ड इनटू 5-year लॉ। और ये भी बड़ा क्लियर था कि दिल्ली से बाहर नहीं जाना है। तो मैं दिल्ली ही में मैंने एक ही आईपी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस भरा था, फॉर्म जो होता है। और उस टाइम पे आईपी यूनिवर्सिटी में मेरी आई थिंक 110 रैंक आई थी। और विच इज़ फेयरली गुड बिकॉज 2000 रैंक तक भी आपको सीट्स मिल जाती। अच्छा। हाँ, बिकॉज सीट्स टोटल थी 80 अराउंड 260 सीट्स थी। तो उसमें 110 रैंक आना तो मतलब यू कैन चूज एनी कॉलेज। एट दैट टाइम देयर वर ओनली 3 colleges, द कैंपस, द एमिटी लॉ स्कूल एंड द विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, जो मैंने चूज करा। इन दिल्ली देयर वर ओनली 3 colleges. IP University had recognized 2 including 1. So one was the main campus and 2 recognized colleges. So I got into Vivekananda Institute. I chose that because that was I was told faculty was very good. And yes, that was a right decision. The faculty was indeed very good, but some issues with regard to infrastructure of my college. Of course. But otherwise, it was a very decent college. And law always fascinated me. It is like people who want to split. My dad used to say कि तू बोलता बहुत है तो तुझे लॉ ही करनी पड़ेगी। तो बट ही नेवर एक्सपेक्टेड मी टू डू लॉ। और जब मैंने लॉ कर भी ली तब भी ही वॉज अंडर दिस इम्प्रेशन कि यार तू लॉयर मत बनियो, तू जज बन जा, एग्ज़ाम दे। और मुझे बिल्कुल वो नहीं करना था। एंड रोज़ शाम को आप घर पे आओ तो वही होता था, आप क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो मैंने डैड को थोड़ा
जस्ट टू कीप हिम इन गुड ह्यूमर, मैंने 3-4 जुडिशल सर्विसेज की जो एग्जामिनेशन बुक्स होती है वो ला के घर पे रख ली ओके, कि मैं तैयारी कर रहा कि मेरी हूँ। तैयारी हो रही है। पढ़ाई तो चल तैयारी रही है। कभी हुई नहीं बिकॉज मुझे वो चीज़ करनी नहीं थी। और बाय गॉड्स ग्रेस विद इन 3 to 4 years ऑफ माई प्रैक्टिस वर्क स्टार्टेड कमिंग टू मी। ओके। मैं मिस्टर जेठवानी के साथ जब तक था उसी टाइम मुझे काफ़ी काम आना शुरू हो गया था। और 4th ईयर तो मैं इंडिपेंडेंट हो गया था। 2009 आई ग्रेजुएटेड, 2013 आई गॉट इंडिपेंडेंट। So 9 to 13 you were with Mr. Jethmalani. Yes. How did you get to Mr. Jethmalani? Getting into Mr. Jetmani is a very interesting story. We all have heard about him. Of course. And I think it was 2005. I was interning in Delhi High Court. We saw him arguing in court number 10. And me and one of my friend Ravi Sharma, who still did a very dear friend, were so awestruck by his argument that we immediately said इनके साथ भी internship तो करेंगे। Then we went to the court inside. वहाँ पे पूछा कौन है इनका स्टाफ वगैरह, क्लर्क कौन है, तो क्लर्क नहीं था, उनका प्राइवेट सेक्रेटरी था। अच्छा। तो वो ऑफेंस ले गया कि हमने उसे क्लर्क बोला। तो ही सेड आई एम प्राइवेट सेक्रेटरी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे इंटर्नशिप के लिए रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़। तो उन्होंने मुझे अपना ईमेल आईडी वगैरह दे दिया। और रवि ने भी अपना, रवि वाज द फ्रंट पर्सन हु वाज लीडिंग दिस थिंग बिकॉज उसको ज़्यादा इंटरेस्ट था। मेरे को था ठीक है हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर वो आप ये लगाओ फर्स्ट ईयर में अप्लाई किया, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर हमें इंटर्नशिप नहीं मिला बिकॉज ईच टाइम किसी रेफरेंस से आता था। कई बार ऐसा होता था कॉन्फर्मेशन मिल जाता था, बट जैसे हमें कॉन्फर्मेशन मिला मार्च में कि मई में यू विल बी इंटर्निंग फ्रॉम सो एंड सो पीरियड। अप्रैल में कॉल आ जाएगा कि सर ऐसे ऐसे है बेटा, आपको जुलाई में दिक्कत लेंगे अकोमोडेट, अभी किसी का फ़ोन आया। वो होता था। ये सब चलता रहा 5th ईयर तक। ठीक। 5th ईयर के मई में मैं जाके वहाँ के प्राइवेट सेक्रेटरी से मिला। उनसे मैंने कहा सर मेरे यहाँ रिजल्ट आने वाला है, एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं, जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा, मैं लॉयर बन जाऊँगा, इंटर्नशिप तो फिर मिलेगी नहीं, तो जुलाई में अगर हो सके तो आप अकोमोडेट कर दो। तो उनको भी थोड़ा तरस आ गया 4 साल से पीपल आर फॉलोइंग फॉर लास्ट 4 years। और रवि ने काफ़ी इसमें अपना, वो ज़्यादा परसुएसिव था। तो वहाँ पे एक मैम थी जो रामसर की बहुत पुरानी जूनियर थी, लता मैम। उन्होंने कहा आप एक बार इनसे भी बात कर लो। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट करी जाके, एंड शी वाज लाइक अच्छा ठीक है आप आ जाना। तो उसके बाद संजय जी ने कहा कि आप चाहे कुछ भी मेल आए, कुछ भी हो, आप लोग आ जाना। अच्छा। 4th जुलाई से आप आके बैठ जाना। ठीक है। तो हम 4th जुलाई को अपना जाके रीओपनिंग पे कोर्ट में हमने जाके ज्वाइन कर लिया एज ए इंटर्न। और उस टाइम पे एक केस चल रहा था अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी का डिस्प्यूट। Okay. जो 2 ब्रदर्स हाँ का जी। डिस्प्यूट हुआ था विद रिगार्ड टू गैस वाला जो 2010। तो मिस्टर जेठमलानी वाज रिप्रेजेंटिंग मिस्टर अनिल अंबानी। ओके। एंड दैट वाज अ वेरी हैवी मैटर। ऑफ कोर्स। मतलब उसमें मेरे ख्याल से 40-50 हज़ार पेजों की प्लीडिंग होगी, मतलब 40 वॉल्यूम्स थे Wow. उसमें। तो इट वाज अ वेरी वेरी हैवी मैटर। तो राम सर वाज लीडिंग अनिल अंबानी साइड एंड हरीश साल्वे वाज मुकेश अंबानी एंड अदर सीनियर रॉयंटन नरिमन, मुकुल रोहतगी, यू नेम इट, एवरीवन वाज देयर इन दैट मैटर। तो उस मैटर में ये हुआ कि जब कॉन्फ्रेंसेस होती थी और हम लोग खुद इतने जूनियर थे कि हम कुछ बोल नहीं सकते थे, सो ऑल आई यूज्ड टू डू कि मैं फाइल के नोट बनाता था। अच्छा। पेजिनेशन वगैरह, किस पेज में क्या है, क्या कौन सी फाइल में कौन सा एनेक्चर किस चीज़ का है। तो 1-2 बार ऐसा हुआ कि किसी को वो नहीं मिला इंस्टेंटली वो वॉल्यूम निकालने में, तो मेरे पास वो नोट था, रजिस्टर में था। तो मैंने तुरंत बोल दिया। और सर हमेशा इंटर्न्स को ऐसे साथ में बिठाते थे अपने। अच्छा। ही हैड दिस गुड हैबिट कि इंटर्न्स विल सिट ऑन द राउंड टेबल कि यू आर नॉट हियर टू एंजॉय योर टी, ओके, यू हैव टू वर्क। हाँ, यू हैव टू वर्क। ये लाइन थी ये। तो उन्होंने शायद ये वाली बात नोट कर ली। मेरा सितंबर में एनरोलमेंट, मेरा रिजल्ट आ गया जुलाई एंड में, एंड इनफैक्ट फेट वाज आल्सो हेल्पिंग कि रिजल्ट भी डिले हो गया, नहीं तो 15 जुलाई तक आ जाता है। अच्छा। हाँ, मुझे ये लगा था 15 दिन की इंटर्नशिप मिली है। और रिजल्ट भी जुलाई एंड में आया, हमने अप्लाई भी करा, फिर लॉयर भी बन गए। तो 5 सितंबर वाज माय डेट ऑफ एनरोलमेंट। ओके। 5 सितंबर 2009। तो सर से हमने सर्टिफिकेट लेने के लिए गए थे। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था टू कंटिन्यू एज अ जूनियर, बड़ा वो था। बट एक माइंड में ये भी आ रहा था कि अभी यार केस चल रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, तो लेट इट बी, देखते हैं क्या करना है।
तो सर ने वो फॉर्म साइन जो होता है ना, जैसे आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है इंटर्नशिप का, सर ने उस पर रा लिख के छोड़ दे, रुक गए, मतलब राम जेठमलानी का वो साइन करते राम, आर ए लिख के छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा यू आर वर्किंग ऑन दैट मैटर ना, मैंने कहा यस सर। कहता अच्छा तो आई विल गेट बैक टू यू। तो सर ने कहा बाद में करेंगे इसको। तो बच्चे थे, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। नेक्स्ट डे लता मैम ने कहा कि मैं, सर ने मुझसे बात करी थी एंड वुड यू लाइक टू कंटिन्यू टिल दिस केस इज गोइंग ऑन। तो मैंने कहा मैम आई एम ऑलरेडी अ लॉयर नाउ, आई कैन नॉट कंटिन्यू एज इंटर्न। कह रही नो नो, वी विल कीप यू एज अ लॉयर, यू विल बी पेड सैलरी। ओके, तो आई विल लाइक ऑफ कोर्स, इसको मना किया, कौन मना करेगा इसको, ठीक है ना। तो मैंने कहा मैम प्लेजर, बहुत अच्छा। और मैम ने बड़ी हेल्प भी करी उन्होंने, क्योंकि सर के साथ एक वो कंफर्ट नहीं रहता, बिकॉज ही वाज सच अ लेजेंडरी पर्सन दैट व्हेन आई फर्स्ट सॉ हिम आई वाज लिटरली ऑस्ट्रक। मतलब आई वाज नॉट एबल टू, ही इज लाइक अ हीरो, introduce myself. This has happened to me. Okay. It was our first day when I told you 4th July we came. He was coming back from US. So we were told कितने बजे आएंगे आप, रहना सबसे सब मिलेंगे। When he got down from the car, he said hi to everyone, shook hands, and by the time he came to me, I was not able to tell my name. I was so pretty awestruck. I was like, why? Because he came out, hi, had this aura, very, not a big personality, but he had this the aura. When he will come and people will realize that he has entered. तो वो होते होते फिर मैं वहाँ पे I joined. It continued very well. फिर मैंने बीच में एक, जब सर ने प्रैक्टिस काफ़ी कम कर दी थी लेटली, तो एक दिन हमारा जब वाला केस ख़त्म हुआ तो सर से मेरा डिस्कशन था। आई रिमेंबर वी कमिंग बैक फ्रॉम साउथ एक्स, हम साउथ एक्स में कहीं डिनर पे गए थे सब लोग। तो सर से मैंने कार में पूछा कि सर, बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट माय ओन प्रैक्टिस। उसका रीज़न ये था कि आई वाज द ओनली ब्रेड विनर एट माय इन माय फैमिली, तो उसके लिए मुझे था आई शुड वेंचर आउट। तो सर ने बड़े अच्छे से मुझे गाइड किया कि सी मेरे यहाँ इतने केसेस नहीं हैं। तो एट दैट स्टेज ही सजेस्टेड मी 2-3 लॉयर्स एंड आई हैड इन माय माइंड वन लॉयर कि मिस्टर सिद्धार्थ लूथरा हैं, उनके साथ मुझे करना था। हाँ तो मैंने उनका नाम लिया। तो ही सेड हाँ, ही इज़ अ गुड लॉयर, यू गो एंड मीट हिम। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनको फिर 2 साल के लिए ज्वाइन किया। और फिर मैंने लुक हाउ फेट हैज़ इट कि मुझे अपना जब इंडिपेंडेंट स्टार्ट करने के लिए मैंने मिस्टर लूथरा को छोड़ा 2012 में। उन्होंने इसलिए मैंने इंडिपेंडेंट हुआ क्योंकि एक तो मुझे भी होना था, प्लस वो गवर्नमेंट का असाइनमेंट ले रहे थे। वो ही वाज बिकमिंग एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो एक वो डिफरेंट बिल्कुल तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। तो मैंने फिर जब मैंने कहा ठीक है यार, मैंने सोचा था 4 साल में इंडिपेंडेंट होंगे, गॉड मौका दे रहा 3 साल में हो जाओ। तो मैं कॉन्फिडेंटली हो गया कि अब तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ। सब दोस्तों को बोलते आई विल स्टार्ट माय ओन प्रैक्टिस, नथिंग, नो ऑफिस, नो चैम्बर, नथिंग, बस करेंगे। और देन मैं सर को बताने गया, तो सर ने बहुत बड़ा कंग्रेचुलेट किया कि यू शुड और करते रहेंगे। एट दैट टाइम अगेन दिस लता मैम हेल्प मी। शी सेड कि राम ही सच अ गुड बॉय, बोलते थे हमें कि सच अ गुड बॉय, ही शुड ऑलवेज ही शुड ऑल्सो बी अटैच विद अस। यस एनी टाइम। तो मैम सजेस्टेड दैट यू कैन डू योर ओन वर्क and come when you want to work in this office. Suppose you don't have a matter on a particular day, you come here and work on the files. So that gave me this thing that for next 1 year this was my arrangement, that I was working independently, but I was also working with Ram sir on his matters. And he was giving me his, suppose there is a friend of him who has some issue, so he would call me ki look into this matter, whatever. So gave you connects. Mostly it was pro bono, but it gave me good pitch, a pitch to bat. Yeah. That is more important, that you get files to work upon, you know how to deal with people. तो वो हो गया। और फिर ये करते करते 13 में आई स्टार्ट कि भाई अब तो हो गया, अब तो जो सोचा हुआ था कि 4 साल में इंडिपेंडेंट होना है वो नहीं, उसको नहीं चैलेंज करेंगे। तो 4 साल में आई वेंचर्ड आउट। सर ने बड़ा सपोर्ट किया और उसके बाद बस तो 14 से you've been 13 से आई स्टार्ट 13 एंड में सितंबर 13 से मैंने कर लिया था। हाउ इज द मनी इन लॉ? ऐसा मैं मतलब आई नो इट इज़ वेरी गुड, और ऐसा सुनने में आता है कि जो टॉप लॉयर्स है कंट्री के वो 1-1 घंटे के 30-40 लाख रुपए भी लेते हैं। सच बात है यार? ये बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़्यादा भी लेते हैं कई लॉयर्स, और भी लेते हैं, इससे भी ज़्यादा लेते हैं। कोई देख, देयर इज नो लिमिट। व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ द पिरामिड ना, यू कैन डू एनीथिंग, बिकॉज स्टेक्स बहुत हाई हो गए हैं। बट देयर इज अ पिक्चर इन कॉन्ट्रास्ट आल्सो। ओके।
majority of the lawyers find it difficult to make their उनके Basic ends needs. होते हैं ना, वो मीट नहीं हो पाते हैं। ये एक दुनिया है कि आपको लगता है कि हाँ लॉयरिंग में बहुत पैसा है, ऐसा नहीं है। पैसा 2% लॉयर्स के पास है। अगर दिल्ली में 50,000 वकील है तो हार्डली 5-10 वकील होंगे जो इस लेवल पे हैं कि दे वुड बी चार्जिंग 10 लाख हियरिंग, 20 लाख हियरिंग, 5 लाख हियरिंग, और कम होंगे जो इससे भी कम हो रहे हो चार्ज कर रहे होंगे। तो एक वर्ल्ड बना हुआ है कि हाँ एक परसेप्शन है कि जो हाई फ्लाइंग लॉयर्स है वो हमें दिखते हर जगह है, तो लगता है यही लॉयरिंग है। बट आप जाइए किसी ट्रायल कोर्ट में 30,000 ही में, हाई कोर्ट में आपको ऐसे लॉयर्स मिल जाएंगे हु आर सर्वाइविंग ऑन मेयर पेनी। बड़ा मुश्किल है उनके लिए। तो इट्स नॉट अ वेरी फेरी टेल कि लॉयरिंग हो गई तो भाई पैसा ही पैसा। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोफेशन प्लस वेरी डिमांडिंग प्रोफेशन। तो मैं सबको कहता हूँ हाँ, there is, you can make lot of money but you should be prepared for no money। ये बहुत होता है। और यंगस्टर्स में बहुत, हमारी एज में ना, जो हम जब प्रोफेशन में आते हैं जी, तब बहुत होता है, और अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है, बट हमारे टाइम में तो बहुत ज़्यादा था। लॉयर्स जो सीनियर्स होते थे, दे नेवर वांटेड टू पे। ओके, नहीं, बिकॉज देर इज अ परसेप्शन विच इज राइट टू सम एक्सटेंट कि आप काम सीखने आए हो। you are not a salaried employee, because you will work with me for 2-3 years, learn from me, venture out, start your own, and maybe become my competition। That can also happen, of course। like there are 5-10 lawyers उनका competition नहीं होता, but other, look at the of other, course, हाँ। तो उनके लिए आप competition बन सकते हो। तो they say कि you should be thankful कि हम आपको काम दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, गाइडिंग यू, ट्रेन कर रहे हैं। हाँ। एक हमारे में एक सीनियर्स की एक बड़ी प्यारी लाइन होती है कि हम जब लॉ में आए थे तो वी वांटेड टू LLB करी थी हमने, तो इसलिए हम वी वर द लर्नर्स ऑफ लॉ। आजकल बच्चा आता है वो कहता है मैं तो अर्नर ऑफ लॉ बनूंगा, मुझे पैसा चाहिए पहले। तो लेकिन देखिए वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। 50-60-70% लॉयर्स ऐसे होते हैं जो दिल्ली में नहीं होते हैं, बाहर से आते हैं, उनको रहना है, उनको रेंटल इनकम, उनको रेंट्स देने हैं, उनको अपना खर्चे चलाने हैं, तो दे दी घर पैसा भी भेजना है। घर पैसा मैं कह रहा हूँ नहीं भी भेजना हो, बट कई बार क्या होता है आप 24 साल के हो जाते हो, यू डोंट फील लाइक आस्किंग मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स। ऑफ कोर्स, ये एक बहुत आजकल इशू है व्हिच इज वेरी गुड। मैं वो आदमी बहुत जल्दी सक्सीड करता है जिसको ये चीज आ जाए कि मेरे घर में करोड़ रुपए हैं बट मैं घर से नहीं लूंगा। बिल्कुल, अपना कमाओ। आप सक्सेसफुल तभी होगे, बिल्कुल इंडिपेंडेंट तभी हो, नहीं सक्सेस, आपको सक्सेस भी आएगी बिकॉज यू वांट टू मेक मनी, ऑफ कोर्स, यू वांट टू डू समथिंग गुड, तो आपके लिए एक अलग जील आ जाएगा। बट कई लोगों को लगता है कि यार नहीं हम तो काम सिखा रहे हैं, बट अब ये कल्चर बहुत चेंज हो गया है। डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी लिटिगेशन में मिलता है। पहले तो था लिटिगेशन तो पैसे के लिए होता ही नहीं, भैया काम सीखो और अपना आगे बढ़ो, अपना काम करो। बट मनी सच में बहुत है, ये नहीं कह सकते कि नहीं है, बट एक फ्लिप साइड भी है जो मैं दुनिया को बताना चाहता था थ्रू दिस पॉडकास्ट, कि लोगों को लगता है कि यार मैंने कई रील्स देखे हैं। एक ऐसी किसी पॉडकास्ट में मैंने एक लॉयर का देखा था, हु वाज सेइंग कि लॉयर्स 1-1 घंटा का 5-5 लाख रुपए लेते हैं, 10-10 लाख रुपए लेते हैं। मिस्टर जेठमलानी का नाम भी लिया था, साल्वे का नाम भी लिया था, वो सही है। बट पूरी दुनिया में हरीश साल्वे, राम जेठमलानी, रोहतगी, 140 करोड़ पॉपुलेशन में 5 है। सही बात, वेरी राइट, वेरी राइट। तो हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि आपको इस प्रोफेशन में लोग आ जाए कि यार इतना पैसा है, घुस जाओ, यू वुड बी शॉक्ड कि ये हो क्या रहा है। तो इसलिए ये पर्सपेक्टिव भी लोगों को पता होना चाहिए। सही बात, बिल्कुल सही बात है। आपने कहा कि इट्स the learning never stops, like it's a very, you have to give a lot to law। तो कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, मतलब बेसिक लेवल तक जाने के लिए भी? अगर मेरे को फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि एट द वेरी स्टार्ट ऑफ योर करियर ऑल्सो यू हैव टू कीप गोइंग थ्रू बुक्स एंड केसेस, दैट्स द केस। इसमें 2 चीज़ें क्या ये चलता रहता है साइड में? ये नेवर एंडिंग है, never, because the day you are going to court you have to study hard। ये इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। do you also, मतलब आप, अगर मैं आपसे पूरे 24 घंटे दिन में, मैं आज आप डेली 17 घंटे काम करता हूँ। वाओ, ओह माय गॉड। आई एम इन माय ऑफिस, मॉर्निंग में मैं घर से 8:30 पौने 9 निकलता हूँ कोर्ट्स के लिए, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे जाना है, हाई कोर्ट वगैरह या सुप्रीम कोर्ट, साकेत, जहाँ भी जाते हैं। उसके बाद मैं रात को 9:30 से पहले ऑफिस से नहीं निकल पाता हूँ। 9:30 इज ईजीएस्ट। लाइक ये पहले और ज़्यादा हुआ करता था कि मेरे ऑफिस में मैंने एक रूम में अपना बेडरूम बना रखा था, कि वो अभी भी बना हुआ है बट अब वो यूज़ नहीं हो पाता, बिकॉज अब घर पे जाना पड़ता है, आफ्टर मैरिज लाइफ चेंज हो जाती है। तो वो था, और अभी भी ईजिली क्या हो जाता है, और फिर आपको घर जाके मैं 10-15 घर पहुँचता हूँ, डिनर करता हूँ, तो रात में
अगर इफ़ माई बॉडी और माई सिचुएशन एट होम परमिट्स, तो मुझे रात को 40 मिनट देने पड़ेंगे, नहीं तो फिर सुबह उठ के देने पड़ेंगे, बिकॉज आपको ब्रीफ एक बार पढ़ना पड़ता है, आपको फ्रेम ऑफ माइंड बनाना पड़ता है। बिकॉज लॉयरिंग क्या ना, इट्स नॉट, मैं एक बड़ा सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। हम लॉयर्स को ना इतने लोगों को कन्विंस करना पड़ता है ना कि ये क्लाइंट से लेके जज तक सबको, उसके बीच में आपको पहले क्लाइंट को बताना है कि हाँ आप सही जगह पे आए हो। अनलेस यू आर टॉप शॉट लॉयर, तब तो वो आपको ढूंढता हुआ आएगा। बट मैं उनके लिए ये सब कर रहा हूँ, ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ जो अभी उस स्टेज पे नहीं है, कि आपको पहले क्लाइंट को कन्विंस करना पड़ेगा कि आपके पास आके उसने गलत डिसीजन नहीं लिया है, क्योंकि वो डबल माइंड में आता है कि यार मैं जा तो रहा हूँ, जिताएगा या नहीं या जिताएगा, रेफरेंस तो है यार, या मैंने इसको कहीं सुना था, बट डबल माइंड। फिर आपको क्रिमिनल केसेस में आपको कई बार हो सकता है आपको आईओ को कन्विंस करना पड़े। आप कोर्ट जाते हैं, वहाँ पे एक हमारी जब फाइलिंग होती है हम उसको रजिस्ट्री बोलते हैं, आपको रजिस्ट्री को कन्विंस करना पड़ता है। फिर फाइनली जाके आपको जज को कन्विंस करना पड़ता है कि भैया जो हम कह रहे हैं ठीक है, हाँ। और उसमें अदर साइड से तो आपको लड़ना ही है। तो इट्स अ वेरी डिमांडिंग जॉब एंड इट्स अ, मैं लोग कहते हैं कि लॉयरिंग में जब आप होते हो तो शायद कोई फिजिकली अगर फिट भी नहीं है तब भी वो अच्छा लॉयर बन सकता है कि, बट मेरे हिसाब से आपका पैर से लेके दिमाग तक एक एक चीज़ जब तक सही नहीं चल रही होगी ना, आप लॉयरिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको कोर्ट में एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट जाना है, हाँ। कोर्ट में खड़े होकर बहस करनी है, आपको यू हैव टू थिंक ऑन योर फीट, जो कहते हैं ना कि आप सोच के कहते हैं मुझे ये बोलना है। जज ने उल्टी क्वेरी कर दी। कई जजेस ऐसे आते हैं कि जो आपकी पूरी प्रिपरेशन खराब कर देते हैं, एक वर्ड से खराब कर देंगे। माय गॉड, टेल मी अबाउट दिस, बिकॉज वो बंदा बैठा है 30 साल से उस जगह पे और रोज की 100 फाइलें देख रहा है। आप 10 साल प्रोफेशन में हो, 5 साल प्रोफेशन में हो, आपके लिए 5वीं फाइल है, 6ठी फाइल है, आप कुछ ना कुछ ओवरलुक करोगे। तो कई बार हो सकता है वो आपको हेल्प कर दे, बट कई बार क्या होता है कि आप प्रिपेयर होकर आते हो कि यार मेरे को तो ऐसे बोलना और ये होगा, बट वो आपको डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाएगा। तो ना इसमें डबल नुकसान होता है, ना तो आप उस डायरेक्शन में जा पाते हो, और जो अपनी डायरेक्शन थी वो आप गई, सही वो बात, आप नोटबुक ऐसे करते रहते हो कि इतना बड़ा वो हो जाता है। तो लॉयरिंग इज अ वेरी डिमांडिंग प्रोफेशन, आपको देने पड़ेंगे। अगर आपको कुछ मीडियोकर लॉयर भी बनना है, मीडियोकर लॉयर कह रहा हूँ मैं, तब भी आपको 12 से 13 घंटे आपको देना करना पड़ेगा। डू लॉयर्स ऑल्सो टर्न इनटू जजेस, या उसकी पढ़ाई ही बिल्कुल अलग है? क्योंकि लॉ तो दोनों में सेम ही पढ़ना पड़ेगा ना। देखो इसमें ना एक डिवीजन है। जब आप हमारी जो जुडिशियल, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है नीचे से जब शुरू होता है तो मैजिस्ट्रेट लेवल, सेशंस जजेस, ठीक है, इसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, 4 लेवल पे, 4 लेवल का स्ट्रक्चर है। आपको मैजिस्ट्रेट बनना है तो आप, पहले हुआ करता था कि 2 साल की प्रैक्टिस जरूरी थी, अब लेटली इन्होंने वो भी हटा दिया है कि आप सीधा लॉ करें, एग्जाम दें और जज बन जाए। अच्छा, ठीक है, तो मैं उससे एग्री नहीं करता पर्सनली, बिकॉज जब तक आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कोर्ट का नहीं है, आप बस वो, अब थोड़ा हाई कोर्ट में भी ये बात होने लगी है कि थोड़ा एक्सपीरियंस की जो कंडीशन थी फिर से लाइज है। तो देखिए आती है नहीं आती, बट जो नए जजेस भी आ रहे हैं ठीक है, बट होता क्या ना, मेरे को ये लगता है कि स्टेक्स बहुत हाई हैं। आप छोटा सा भी अगर किसी का मैटर खराब कर रहे हो तो आप किसी बिल्कुल उसकी जिंदगी दांव पर है, जिंदगी भी हो या छोटी प्रॉपर्टी कुछ भी हो, या 50,000 पे भी हो, यार किसी का कुछ तो गलत हो रहा है ना। बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि मैजिस्ट्रेट तक तो कोई पढ़ाई नहीं है, आप सीधा दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का हाई कोर्ट एग्जाम कंडक्ट करता है, उसके बाद आप बन जाते हैं। सेशंस लेवल पे आने के लिए, डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए, डायरेक्ट बनने के लिए आपकी 7 years ऑफ प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो अच्छा। और 35 आपकी एज होनी चाहिए। हाँ, तो 35 to 45 वो एक एज गैप ब्रैकेट है सेशंस जज का। कुछ SC ST और OBC के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन होती है एज को लेके, बट ऑन द हायर साइड, नॉट ऑन द लोअर साइड। 35 इज द मिनिमम एज विच यू नीड टू हैव। तो आप एग्जाम देते हो तो डायरेक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बन जाते हैं, ADJ सेशंस जज, और वही डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं। उनमें से कई हाई कोर्ट भी आते हैं, MM से भी आते हैं, बट बहुत कम होते हैं। मतलब MM से अगर 100 जज बने तो एक आएगा हाई कोर्ट। अच्छा, ADJ में 100 जज बने तो 15-20 आ जाएंगे, ये परसेंटेज जनरली रहता है। हाई कोर्ट यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो जाती है, उसका कोई एग्जाम नहीं है। अच्छा, उसका हमारा कॉलेजियम सिस्टम है। यस, अपॉइंटमेंट। तो कॉलेजियम जो हाई कोर्ट का होता है, उसमें टॉप 3 जजेस जो होते हैं, चीफ जस्टिस, जज नंबर 1, जज नंबर 2, ये लॉयर्स
का फीडबैक लेते हैं, कोई लॉयर अच्छा आर्ग्यू करता है, किसी के बारे में सजेशन आता है बार से या कहीं से भी, मल्टीपल सोर्सेज होते हैं इनके, और वहाँ से जब कोई सजेशन आता है तो इस लॉयर को कंसिडर करते हैं। मतलब आपको अगर 5 जज बनाते हैं तो शायद 100 CV कंसिडर होंगे। अच्छा। 100 CV मंगाएंगे, उनके बारे में एनालाइज करेंगे, उनकी रिपोर्टेड जजमेंट्स देखेंगे। जब सेटिस्फाई होंगे कि हाँ ये कैंडिडेट ठीक है, तो उसका मैटर कलीजियम में डिस्कस किया जाएगा। 3 जजेस कलीजियम में, कलीजियम उसको अगर अप्रूव करता है तो वो फिर फाइल जो है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में भेजी जाती है। ओके। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस, टॉप 3 अगेन, वो बैठेंगे, उस कैंडिडेट को अप्रूव करते हैं, तो फिर वो कैंडिडेट रिकमेंड होता है फॉर एलिवेशन एज अ हाई कोर्ट जज। ओके। और फिर वो फाइल लॉ मिनिस्ट्री में जाती है। लॉ मिनिस्ट्री के थ्रू अगर कोई उनके कमेंट्स वगैरह लिए जाते हैं, IB की रिपोर्ट वगैरह, क्रेडेंशियल्स वगैरह, वो एक इट्स अ कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस जो बाहर नहीं भी आना चाहिए। और उसके बाद सारे क्लियरेंस होने के बाद फिर प्रेसिडेंट उनका वारंट इशू करके उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। ओके। इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं है, और ये रफली 40s में होता है। 44, 45 से स्टार्टिंग होती है, अप टू 50, लोग 54, 53 में बनते हैं, बट जनरल एज ब्रैकेट ये है कि 45 to 50, 52 तक लोग जजेस बनते हैं। और सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत एक्सेप्शनल केसेस में होता है, यही जजेस जो प्रमोट होते थे सीनियरिटी वाइज सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। बट एक प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है जो कई बार अब यूज़ भी हुआ, अभी बहुत लास्ट आई थिंक 10 डेज पहले भी एक जज अपॉइंट हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो डायरेक्ट बार से सुप्रीम कोर्ट भी अपॉइंट करता है ओके सीधा लॉयर को, बट वो फिर उनकी एज ज़्यादा होती है, 55, 56, 57 जो भी उनका वो होता है। बट रिक्वायरमेंट वही है कि 10 years ऑफ प्रैक्टिस चाहिए, वो चाहिए ही चाहिए। बट लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है वो सारी सीनियरिटी हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में क्या है, आप जब जज बनते हो सुप्रीम कोर्ट के, विद इन नेक्स्ट 7 to 8 years आप चीफ जस्टिस बन जाओगे। तो इतना ही वो टेन्योर होना चाहिए, नहीं तो किसी का ऐसा हो कि जो 50 पे बन जाए वो 15 साल का टेन्योर हो जाएगा, तो वो क्या होगा कि जो हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट है पूरी खराब हो जाएगी, और एक बंदा CJI बनेगा 6-7 साल के लिए, which is going to be a very difficult task, too much of power in one person for a very long time. तो वो हो जाएगा। तो अभी जस्टिस वेंकट एक हमारे बहुत अच्छे लॉयर थे, वेरी लर्नड लॉयर, जिनको हमने काफ़ी देख के सीखा है, वो भी रिसेंटली उनको जज बनाया गया और वो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर काउंसिल थे। इससे पहले बनाया गया था 2021 में जस्टिस नरसिम्हा, वेरी फाइन लॉयर, उनको बनाया था। और बोथ ऑफ देम आर लाइक दे हैव टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीनियरिटी के हिसाब से, बिकॉज जिस दिन आप अपॉइंट होते हो पता चल जाता है कब आप कहाँ पहुंचोगे। हाँ, कि वो रिटायर इस एज में होंगे, फिर ये आएगा, तो ये आएगा, तो आपको पता होता है। कितने जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में? यार सुप्रीम कोर्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ एज ऑफ नाउ 34 है। तो जो 34th बंदा है, ही इज आल्सो इन वेट लिस्ट टू sometime become the chief justice of India. Just like the recent okay. जो जस्टिस वेंकट रमनी है, ये जब बनेंगे, he is at number 34 as of now. So it could be like कि आप 2 महीने के लिए भी chief justice बन जाओ, या 2. There have been instances when people have been chief justice for 24 hours to 48 hours. Oh my God. अच्छा, ऐसा हो चुका है, because see हम लोग जो concept follow करते हैं that is of seniority. Okay. क्योंकि हम bypass नहीं करते। इमरजेंसी के पहले इंदिरा गांधी ने 2 बार बाईपास किया था, सो दैट रिजल्टेड इन टू मच ऑफ शेक डाउन इन द जुडिशियल सिस्टम। 4-5 जजेस ने तो रिजाइन कर दिया था, जस्टिस ग्रोवर, HR खन्ना एंड ऑल दीस पीपल। तो वो क्योंकि सीनियर आप कैसे फिर आप एक सिस्टम ब्रेक कर रहे हो पूरा, सब्जेक्टिव हो जाते हो। मेरा ये बंदा है, इसको मैं बनाऊंगा चीफ, वो सब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो जाता है। जैसे अभी सरकार की तहस चलती रहती है, वो हमेशा चलेगी। मतलब वो बेसिकली पार्लियामेंट को भी ओवररूल कर देते हैं कि आपने ये एक्ट बनाया, बट दिस इज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, ये आर्टिकल 21 वायलेट करता है, ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस वायलेट करता है। तो कई मल्टीपल रीजंस होते हैं जिसपे वो एक्ट्स स्ट्रक डाउन हो जाते हैं या क्वैश कर दिए जाते हैं। बट पार्लियामेंट जो जुडिशरी है या जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको भी तो अमेंड कर ही सकता है ना? नहीं, वो नहीं हो पाएगा। क्या हुआ, ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई थी हमारे के कंट्री में, और अभी इस बात के 50 साल हुए हैं। केशव नंदा भारती, एक केस हुआ था। पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 में अनलिमिटेड पावर थी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था। बट अब वही है, इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को बोला भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि फाइनल आर्बिटर इज द सुप्रीम कोर्ट। तो ये जब सर्कमस्टांसेस, ये जो इमरजेंसी वाली हुई, तो केशव नंदा भारती में 13 जजेस की बेंच थी। उन्होंने ये एक
बाय मेजॉरिटी ऑफ 8:7 और 8:6, एक जज का फर्क था उसमें, कि एक जज अगर उधर हो जाता तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी हो सकता था, पार्लियामेंट की मर्जी थी, मतलब वी वर टोटली इन द हैंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। उन्होंने ये रूल करा कि आप जो पार्लियामेंट की पावर है, अमेंड करो जितना मर्जी, बट एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो नहीं अमेंड हो सकता, हार्ट, दैट्स द हार्ट ऑफ द और कॉन्स्टिट्यूशन। ये कोई लिखा नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है। तो उस वजह से क्या हो गया कि जो आपकी पावर एब्सोल्यूट थी वो एक सर्कमस्क्राइब हो गई कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाओगे आप, तो अब वो उसी में आ जाते हैं। तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, अंडरस्टूड। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट बना के कि आपने बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट कर दिया, तो इट हैज टू बी कॉस्ट। ये क्लैरिटी मिल गई मेरे को बेसिकली। अब मैं आगे थोड़े क्वेश्चंस जो मैंने लिखे थे, जो हम एज कॉमन सिटीजन्स देखते हैं कि आसपास लॉ में ये दिक्कत है, कभी कोर्ट जाते हैं तो हमें जो चीज़ें लगती है, तो जो हमें सबसे पहली चीज़ देखने को मिलती है ना, आप बताना ऐसा क्यों है कि लाखों करोड़ों केसेस हमारे इंडियन कोर्ट्स में पेंडिंग है। चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट्स हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह पे केसेस पेंडिंग है। मैं देख रहा था, आई थिंक यूपी वाज नंबर 1 व्हेन इट कम्स टू स्टेट्स ऑफ हैविंग मोस्ट पेंडेंसीज, मे बी बिकॉज वहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है ऑफ कोर्स। बट पहली चीज़ ऐसा क्यों होता है, और दूसरा पॉइंट कि जो जगहें हैं, मतलब कि जहाँ पे अभी वैकेंसीज है, वो फुलफिल क्यों नहीं होती। अगर हम रेशियो देखें कि इंडिया में हर नंबर ऑफ पीपल के लिए एक जज है, तो अगर व्हेन वी कंपेयर देम टू अदर कंट्रीज, तो बहुत डिस्पैरिटी दिखती है एक। इवन दो वी हैव द टैलेंट, वी हैव द पॉपुलेशन, वी हैव द यंग पॉपुलेशन, तो क्यों ये दो चीज़ें देखने को मिलती है कि एक तरफ वैकेंसीज है और दूसरी तरफ केसेस ही आगे नहीं बढ़ रहे। हाँ, जो पेंडेंसी का बहुत बड़ा रीज़न यही है कि पूरी अपॉइंटमेंट्स नहीं होती हर लेवल पे। अपॉइंटमेंट्स हो भी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये बड़ा, देखिए हमारी जो कंट्री है, इट्स नॉट अ वेरी ओल्ड कंट्री, 75 ईयर्स। अभी क्या है, मैं आपको दिल्ली का एग्जांपल दे देता हूँ कि दिल्ली में जजेस अपॉइंट हो गए थे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। एक 1.5 साल लोगों ने वेट किया है कि कोर्ट रूम्स बनेंगे, हम बैठेंगे, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL में काफ़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस कर दी और उन्होंने मैटर सुपरवाइज करके अपॉइंटमेंट्स करवाए, बट इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए। अभी आप साकेत जाओगे तो अभी साकेत का नया ब्लॉक खुला है, करकड़डुमा का नया ब्लॉक खुला है, हाई कोर्ट का नया ब्लॉक बना है। मैं आपको दिल्ली का ही बता रहा हूँ, क्योंकि आप जजेस बना तो दो, बैठने की जगह का है। आज भी आप दुनिया को बोलो, सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम्पल है, सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस हैं, ठीक है, हर कोर्ट में मिनिमम 2 जज बैठते हैं, तो आपको कम से कम 16-17 कोर्ट चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 16-17 कोर्ट बनाई है, पहले 14 हुआ करती थी, क्योंकि तब 28 जजेस थे। उन्होंने एक पोर्शन जिसको काफी बाद में अपोज भी करा, क्योंकि वो सीनियर्स के लिए मुश्किल होता है, उसको ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, तो वो बनाया, तो उसके बाद जाके अब 16 कोर्ट्स हुई है, क्योंकि जजेस पूरे नहीं आ सकते। और ये अब आप चाहे किसी भी इस सिचुएशन में लीजिए, इस गवर्नमेंट के क्रेडिट को जाता है कि उन्होंने अपॉइंटमेंट्स, लोग कहते हैं डिले करें, बट जितने अपॉइंटमेंट इस गवर्नमेंट में हुए ना, कभी भी नहीं हुए। अच्छा, ओके। आपकी सुप्रीम कोर्ट फुल स्ट्रेंथ पे काम कर रही है आज भी। आपकी सुप्रीम कोर्ट 2000 एक पैच आया था जब 21 में, जब फुल स्ट्रेंथ नहीं थी, नहीं तो कभी स्ट्रेंथ कम नहीं होती है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे असर्ट करे बट वो अपॉइंटमेंट्स कर देती है। तो ये चीज़ आप नहीं कह सकते कि यार गवर्नमेंट के पार्ट पे कुछ फॉल्ट है, और सुप्रीम कोर्ट लेवल पे इतनी पेंडेंसी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, लोग क्या दिखा देते हैं कि अब जो मैटर पेंडेंसी, आप किसको मानोगे। मैंने आज नोटिस इशू किया केस में जज ने, तो क्या वो पेंडिंग मैटर हो गया? नहीं, वो जो पुराने, मैं वही बता रहा हूँ, पुराने केसेस है ना, वो बहुत कम हो गए हैं, वो सच में कम हो गए हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत है और हाई कोर्ट लेवल पे भी बहुत, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी और कम है। यहाँ तो आप सोचिए ना, इट्स टॉप ऑफ द पिरामिड, आपको बॉटम रूम चाहिए ही कम चाहिए। और बड़ी एक डिफिकल्ट बात क्या है कि हमारा एक कल्चर है, हमारी स्पेशली इंडिया में कल्चर बहुत प्रेवलेंट है, एडजर्नमेंट कल्चर, कि एडजर्न करा लो मैटर को। ये एक, इसमें लोग, स्पेशली मैं तो लॉयर हूँ, तो लॉयर होके भी बोल सकता हूँ कि हाँ जी, लॉयर्स बेनिफिट लेते हैं इस चीज़ का, एडजर्न कराने का। मैंने केस डाला, मेरे फेवर का कुछ इंटरिम ऑर्डर मिल गया, मैं उस केस को 5 इयर्स खत्म नहीं होने दूंगा कि मैं इंटरिम, बिकॉज मेरे को वो पैसा भी आ रहा है, बेनिफिट दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है,
मैं इलीगल पोजेशन में हूँ, बट मुझे वो डिस्पोजेस करना चाहता है, मैंने कोर्ट में जाके स्टे ले लिया। अब मैं क्यों चाहूँगा वो स्टे हटे? तो सही बात ये जो है। रीज़न है ना, हमारे जो जुडिशरी में एक बड़ा ही प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ती है कि पीपल आर नॉट ऑनेस्ट। आपको देखो, एक जुडिशियल सिस्टम तब भी काम करेगा जब देयर हैज टू बी सम ये बात लेवल भी ऑफ है, ऑनेस्टी। ये बात भी है। हमारे यहाँ पे एफिडेविट पे ऐसे झूठ बोलते हैं जैसे घर की बात हो। मैं वही तो कह रहा हूँ। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आई वेंट टू 30 हज़ारी विद माई फादर फॉर सम वेरी स्मॉल केस। इट वाज अ केस रिलेटेड टू वी सप्लाइड समथिंग टू समवन, दे पेड अस सम अमाउंट, दे डिडंट पे द रेस्ट ऑफ द अमाउंट। अब क्लियर कट केस है, मतलब मैं आपको कभी ऑफ द पॉडकास्ट बताऊंगा, क्लियर कट केस ऑन आवर साइड। उसको 2.5 साल हो गया। अब वो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कभी उनको कोविड हो जाता है, कभी उनके लॉयर को कोविड हो जाता है, कभी वो ये दिक्कत हो जाएगी, कभी वो गलती होगी, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। अब नाउ दैट इज अ केस जो पेंडेंसी में पड़ा हुआ है, बिल्कुल। उसको मैं मानूंगा। बिल्कुल। इसमें कहीं ना कहीं मैं जजेस की गलती नहीं बोलूंगा, क्योंकि दे हैव टू फॉलो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। बट वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के चक्कर में भी ना बहुत खिंच जाते हैं केसेस। और ये कोई ड्यू प्रोसेस नहीं है। सी, एडजर्नमेंट इज नो ड्यू प्रोसेस। ड्यू प्रोसेस इज दैट यू आर रिप्रेजेंटेड, यू आर हर्ड एंड योर केस इज डिसाइडेड। इफ यू आर टेकिंग एडजर्नमेंट कि आज मैं रेडी नहीं हूँ, या आज वकील सब अवेलेबल नहीं है, या चलो कोविड हो गया, जेन्युइन है, कोई बीमार है घर में, जेन्युइन है, मैं उन जजेस को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जो अपनी कोर्ट में साफ बोल के रखते हैं कि अनलेस देयर इज सम हेल्थ इमरजेंसी, नो एडजर्नमेंट। वो बहुत अच्छी अप्रोच है। आपके घर में हेल्थ इमरजेंसी है, आप बोलो, आपको मिलेगा। बट ये मैं आज, हाँ, पर एक डॉक्टर्स मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन तो मैं अभी आपके सामने 10 पेश कर सकता। वो इमरजेंसी नहीं हुई ना। हाँ, अच्छा, ओके, इमरजेंसी इज अ ओके, डिफरेंट। ओके, ओके, ओके। हाँ, वो हुआ कि चले प्रिस्क्रिप्शन हो गया। बट और ये क्या होता है ना, देखिए, थोड़ा स्ट्रिक्ट सिस्टम करना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रिक्टली नहीं चलेंगे, मैं एज अ लॉयर देखता हूँ, अगर मैं कोर्ट में देखता हूँ ना, आप कोर्ट में घूमिए, आपका जब मैटर, आप वेट करें दूसरे मैटर्स की, यू वोंट फाइंड एनी हैप्पी फेस। दैट्स ट्रू। इम्पॉसिबल है। 100%, 100%। और कल ही शायद हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने ये बात कही है कि कुछ लोग केस जीत के भी नहीं जीत पाते हैं। तो उन्होंने ये बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि आप ऑर्डर ले लेते हैं कोर्ट से, मिल जाता है ऑर्डर, बट कई बार वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता क्योंकि उसके लिए अथॉरिटीज पूरी नहीं है। उसके लिए आपको अलग काम करना पड़ेगा। तो बड़ा एक सिस्टम है। सही और बात है। पेंडेंसी का मेन रीजन है कि आप अभी, हम उस स्टेज में जब हम ग्रो कर रहे हैं, बट पॉपुलेशन हमारे पास बहुत है। नहीं, वो तो फैक्टर है ही। वो फैक्टर है। और प्लस एवरीवन वांट्स टू लिटिगेट। I'll see you in court। See होता है ना। सबको पता है मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन चलो जी। और आदमी ना, आपस में ऑनेस्टी जो बहुत लेवल कम है। ये भी बहुत बात बड़ा फैक्टर है। देखो, एक जज साहब थे हमारे, जस्टिस मिड्डा, बहुत वेरी फाइन जज, रिटायर हुए लास्ट 21 में। उन्होंने एक लाइन बोली थी अपने रिटायरमेंट में कि कोर्ट में ना, जिसने केस डाला है उसको पता है क्या सच है, जो केस लड़ रहा है उसको पता है क्या सच है, एक बेचारा जज है जिसको नहीं पता क्या सच है। तो कोई भी ट्रायल पे नहीं है, ट्रायल पे वो जज है। तो उनकी लाइन मुझे इतनी अच्छी लगी कि इतनी प्रैक्टिकल है। मुझे पता है मेरे क्लाइंट ने गलत किया है, सही बात। उसको पता है कि उसके क्लाइंट ने सही किया है, जज को कुछ नहीं पता, उसको बेचारे को सब कुछ डिसाइड करना है। तो हम लोग कई बार जजेस पे अननेसेसरी ब्लेम डाल देते हैं, क्योंकि जजेस, सबको लगता है कि यार जजेस ना कम काम करते हैं, कि यार इतनी छुट्टियां हो जाती है प्रोफेशन में, आज समर वेकेशन है। मेरा ये भी अभी आपसे क्वेश्चन था। हाँ, मैं, चलो आप अब क्वेश्चन कंक्लूड कर लेते हैं। हाँ, नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या था। मैंने ना अभी आपकी सारी बातें सुन के मेरे दिमाग में इस क्वेश्चन के एक ऑपोजिट थिंकिंग भी आई। आपने कहा कि आप 16-17 घंटे काम करते हो। आई एम श्योर सारे लॉयर्स और जजेस बहुत काम करते होंगे। ये प्रोफेशन ही ऐसा है, टैक्सिंग प्रोफेशन है, तो ब्रेक तो चाहिए होता है। बट कहीं ना कहीं इसका समाधान ढूंढना भी पड़ेगा, क्योंकि मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं था कि पेंडेंसी है और छुट्टियों पे जा रहे हैं। मेरा ये क्वेश्चन भी था कि नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज नॉट माई थिंकिंग, कि अगर मेरी बेल लगने वाली है जी, और वेकेशंस हो गई, तो क्या मेरी बेल मुझे मिलेगी या मुझे 1.5 महीना वेट करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी बेल बनती होगी, जज को लगेगा बेल बनती है, तो आपकी बेल वेकेशन में सुनी जाएगी। कोर्ट हमारा किसी भी दिन बंद नहीं होता है। ये एक मिसनॉमर है पब्लिक में कि सैटरडे संडे या जमानत नहीं होगी कोर्ट बंद है। ये मूवीज ने फैलाया है, असलियत में ऐसा कुछ नहीं है।
आपको रात को 11 बजे भी जज बेल देगा, घर पे आप उसके घर पे जाके करवा सकते हैं। मैंने कई केसेस में करवाया। सर लोग पहुंचे तो थे, वो किसको फांसी चढ़ रही थी? वो याकूब में वो तो बहुत बड़ा मैटर है। छोटे मैटर्स में मैंने अभी एक मैटर में नवंबर में शाम को 8:45 बजे हाई कोर्ट खुलवा के हियरिंग करी है। अच्छा, ये कर सकते हो आप? आपके पास रूल्स है, ओके आपको वो एक्सिजेंसी और वो इमरजेंसी दिखानी पड़ेगी। Okay. रूटीन में नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये जो, चलो मैं इस पहले वाले एग्जांपल पे वापस आता हूँ। क्लाइंट मेरे पास मॉर्निंग में आया था 10 o'clock, अर्जेंट रिलीफ चाहिए था। सम वीडियो वाज गोइंग ऑन इंटरनेट। मैंने 6:30 6:45 तक ड्राफ्टिंग करी। 7 बजे मैं कोर्ट पहुंचा, जज साहब घर जा चुके थे, जो जज इंचार्ज थे हाई कोर्ट में। वी वेंट टू हिज रेजिडेंस। अच्छा, We requested, my lords, this is the issue. It has to be heard today. He agreed with us. He said, I'll come to the court. We'll start the hearing at 8:30. 8:30, the High Court was opened. And it was all that filmy वाला लाइटें जल रही हैं कोर्ट में, ना न्याय आ रहा है तो। और वो 8:30 बजे हाई कोर्ट खुली। हमने वो हेयरिंग करी, 9 बजे तक हेयरिंग चली। हमें एक्सपार्टे इंट्रीम ऑर्डर मिला हमारे फेवर का। गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा वर डायरेक्टेड टू रिमूव दोज वीडियोस। उसको हम टेक डाउन ऑर्डर बोलते हैं। ओके, कि वीडियोस को टेक डाउन करो। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक बनाई है इन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक Information माइटी बोलते हैं उसको। माइटी को डायरेक्शन दिया टू फॉलो अप कि वो वीडियोस हटती जाए। मुझे परमिशन दी कि आई कैन सेंड द लिंक्स टू द अदर साइड, कि जो जो लिंक आपको मिलते हैं जहाँ वो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, रिमूव इट। ओके, ऐसे होता है, बहुत जगह होता है, वो हाईलाइट नहीं हो पाता। कोई ये आपसे कहे, जैसे मैंने कहा कि भाई कल सैटरडे कोर्ट तो बंद नहीं है जी, सेकंड सैटरडे, संडे, मंडे कोर्ट हर दिन खुला है। नंबर ऑफ जजेस कम हो जाते हैं। ओके, फुल स्ट्रेंथ पे नहीं बैठते, बट 5 जज बैठेंगे। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? ड्यूटी मैजिस्ट्रेट Okay. या ड्यूटी जजेस। ओके, वेकेशन का आपको हाई कोर्ट का एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज ये ना एक चीज़ है जो पब्लिक के माइंड से हटनी चाहिए कि यार अब 3 जून को हाई कोर्ट बंद हो रहा है, अब जुलाई में बात करेंगे। ऐसा नहीं है। मैंने अभी 29 को एक बेल लगाई थी, जो जज ने 12 जून को रखी हियरिंग के लिए, बिफोर द वेकेशन बेंच। अच्छा, हर दिन वेकेशन में 2 बेंचेस बैठती हैं, 2-2 जजेस की। टोटल 4 जजेस फंक्शन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी। ओके, तो अभी आप देखेंगे, अभी मनीष सिसोदिया को नहीं, संजय, ये जो मिनिस्टर है आपके, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन। अच्छा, सत्येंद्र जैन को इन वेकेशन बेल मिली है। सुप्रीम कोर्ट वेकेशन में 16 मई को गया था, उनकी बेल अभी लास्ट वीक। वो हेल्थ ग्राउंड्स की। हेल्थ ग्राउंड्स में तो वेकेशन में जजेस बैठते हैं, बेल भी होती है, सब कुछ होता है, स्टे होते हैं, सब कुछ होते हैं, बट रूटीन काम नहीं होता। जो रूटीन की डेट्स होती है ना, वो नहीं होता। और उसका भी मैं रीजन देता हूँ। देखो, जज, सबको लगता है कि जजेस की 1.5 महीने की छुट्टी है। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट लेवल पे है। जैसे जैसे आप नीचे आओगे ना, लेवल कम हो जाता है। मतलब लेवल कम होता है, डेट्स भी, जो आपको पर्टिकुलर नंबर ऑफ हॉलीडेज मिलते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट 1.5 महीने के लिए बंद है। हाई कोर्ट लगभग 1 महीने के लिए बंद होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो 20 दिन के लिए बंद होता है। और बंद भी हम जो कहते हैं कि सारे जजेस छुट्टी पे नहीं है, ऐसा नहीं है। फुल स्ट्रेंथ नहीं बैठता है, आपके कुछ जजेस बैठते हैं जो काम करते हैं, फिर उनकी ड्यूटीज लगती हैं कि आपकी इस दिन ड्यूटी है, तो अपनी वेकेशन भी वैसे प्लान करते हैं कि उसके अलावा वो घुमाएंगे या कहीं भी फैमिली में जाना है, कुछ भी करना है वो कर लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट लेवल पे आपको देखिए छुट्टी होगी 1.5 महीना, बट वो जो 1.5 महीना है ना, वो जजेस का हॉलीडे नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं ना कि 200-250 पेज की तो एक साइड रिटर्न सबमिशन फाइल करता है। अब आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लीजिए। महाराष्ट्र का केस था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के आगे, उसमें कम से कम नहीं तो 5 से 7 लाख कागज फाइल हुआ होगा प्लीडिंग्स में। माय गॉड। जजेस को वो पढ़ना, माइंड अप्लाई करना और जजमेंट लिखवाना एक ऐसा टास्क है ना, जो आप किसी को दिखता नहीं है। सबको लगता है कि सुबह जज 10:30 बजे आके बैठा, इसको डांटा, उसको डांटा, एक ऑर्डर सुनाया, दूसरा करा, और नहीं, बहुत मुश्किल। इतना पढ़ना ही बहुत मुश्किल है। इतना पढ़ना, फिर उसको ऐसे लिखना कि पब्लिक को समझ आए। आप बर्डन देखिए शोल्डर्स पे। आप एक स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर रहे हैं कि वो चलेगी या नहीं चलेगी। बहुत बड़ा मैटर है। और कितना क्रिटिकल है वो इशू। ये ऐसा इकलौता मैटर है जो हमें पब्लिक को समझ आ सकता है। नहीं तो एक छोटे से आदमी के लिए भी एक बेल होना बहुत बड़ा मैटर। बिल्कुल, उसके लिए बहुत बड़ा मैटर है। बहुत बड़ा मैटर है। तो आप दोनों में जजेस सेम प्रेशर में, तो उनको भी तो देखो अपने आप से जस्टिस करना है।
तो छुट्टियों का जो टाइम जो लोग कहते हैं ना कि इतनी छुट्टियां मिलती हैं, वो छुट्टियों में जजमेंट्स लिखवाने में आधा टाइम जाता है। मेरे ख्याल से अगर आपकी 1.5 महीने की सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी है तो कोई जज 1 हफ्ते से ज़्यादा वेकेशन पे या नहीं जिसको कहते हैं ना फैमिली टाइम या घर वालों के साथ जाना, रिलेटिव्स के यहाँ जाना, अब्रॉड जाना, वो 1 वीक से ज़्यादा नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है उनके लिए। उसमें भी उनको असाइनमेंट मिल जाते हैं। अब कई जजेस इस समय बाहर गए हैं। कल ही हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड में लेक्चर दे रहे थे। तो ये भी तो एक पार्ट ऑफ जुडिशियल, आप अपनी कंट्री Of course, represent कर रहे हैं। ही शुड हैव ही कुड हैव सिंपली सेड कि भाई अब तो वेकेशन है, वेकेशन के बाद देखेंगे। नहीं, वो वेकेशन में भी करेंगे। तो ये एक कहना कि वेकेशन है वो समझ नहीं है, गया। थोड़ा सा उसको मतलब एक पब्लिक समझना चाहिए। हाँ, इट्स नॉट दैट इजी भैया सब कुछ बंद है। एक, जैसे अभी हम मल्टीपल लेवल ऑफ कोर्ट्स की बात कर रहे थे, अगर क्या मैं डायरेक्ट कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में तो जा नहीं सकता, वो फॉलो ही होगा ना प्रोसेस ऑफ लॉ की, पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, फिर वो हाई कोर्ट में जाएगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस होते हैं। अच्छा, कुछ जैसे पुलिस के केसेस है, इन्वेस्टिगेशन है, वो अपने अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस मजिस्ट्रेट या सेशन सर्विस पे जाती हैं। ठीक। ऐसे सिविल में अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशन ऑफ द केस, प्रॉपर्टी की वैल्यू, डिस्प्यूट की जो भी वैल्यूएशन, उसके बेसिस पे या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाएगा, एडीजे पे जाएगा या हाई कोर्ट जाएगा। ठीक। ठीक है, बट ये कहना कि आप डायरेक्टली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ये थोड़ा गलत है। ओके। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं कई केसेस में। ओके। आप डायरेक्टली हाई कोर्ट तो बहुत केसेस में जाते हैं लोग, रिट पिटीशन डायरेक्टली हाई कोर्ट में डलती है। सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा फिल्टर डाउन हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ आर्टिकल 32 है कि जब आपके बहुत बड़े फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, कि आप सोच लीजिए आपको इलीगल डिटेन करा हुआ है, ओके, या आपकी प्रॉपर्टी डिमोलिश हो रही है जिसमें आप कुछ और ऑल्टरनेटिव रेमेडी नहीं है, या मल्टीपल एफआईआर्स हो गई आपके खिलाफ। आजकल बड़ा कॉमन हो गया है कि किसी जर्नलिस्ट ने, किसी पॉडकास्ट करने वाले ने कुछ बोल दिया, उसके ऊपर मल्टीपल एफआईआर, 5 स्टेट्स में एफआईआर हो गई, तो उन केसेस में आप 5 स्टेट में तो धक्के खाओगे नहीं, तो सीधा सुप्रीम वो कोर्ट सीधा सुप्रीम कोर्ट आता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, वो आर्टिकल 32 से गवर्न होता है। हाई कोर्ट में बहुत रिट जाती है डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल एमसीडी किसी का घर तोड़ने आ जाता है, अच्छा, कोई आपकी, आजकल बहुत रिट्स आ रही हैं, आप विल बी वेरी सरप्राइज। लोग आजकल ये एमसीडी वाले और पुलिस वाले कार्स लेके जा रहे हैं ना 15 साल 10 साल पुरानी, उसके लिए भी लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं कि मेरी विंटेज गाड़ी ले गए जी, मैं क्या करूं। अच्छा, ये भी पेंडेंसी है। अब आप बताओ 10 जो सेटल्ड लॉ है, और वो भी पता है वो गवर्नमेंट का भी देखो, ये नहीं कि आपके घर से उठा रहे हैं, आपकी विंटेज कार है बहुत अच्छी जी, आपको आप घर में रखो, चला थोड़ी रहे हो आप, इट्स नॉट रोड लीगल। हाँ, आप सड़क पे क्यों खड़ी कर रहे हो। अच्छा, गवर्नमेंट पॉलिसी ये कहती है कि जो सड़क पे खड़ी गाड़ी वो उठ सकती है। मेरी पार्किंग में खड़ी नहीं उठा सकता, चाहे वो 100 साल पुरानी है। ठीक है ना। अच्छा, जी, लोग उसके लिए आ जाते हैं कि हमारे घर से गाड़ी उठा के ले गए, तो आप अंदर खड़ी रखो। हाँ, आप अंदर खड़ी रखो। तो अगर मैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट में हूँ, मैं हार गया अपना केस, हाँ, तो मैं उसको ऊपर ले जा सकता हूँ। आप देखो मैजिस्ट्रेट जनरली क्रिमिनल केसेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल क्रिमिनल दोनों होते हैं। मैजिस्ट्रेट क्रिमिनल केसेस से डील करेगा, कोई ऑफेंस हो गया माइनर का, गाड़ी मार, चोरी वोरी हो गया, चोरी हो गया, मार झगड़ा, लड़ाई पढ़ाई, कुछ भी हो जाता है। नहीं, छोटे बट मेरा कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है जी, मैं वहाँ हार गया, आप जाएंगे सेशंस कोर्ट, एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। मैं जाऊंगा सेशंस कोर्ट, वहाँ भी हार गया। आई हैव द राइट टू गो टू हाई कोर्ट, आई हैव द राइट। You even have not the right, you even have the remedy of going to Supreme Court. फर्स्ट अपील, सेकंड अपील राइट है। अच्छा, उसके बाद डिस्क्रेशन है, स्पेशल लीव पिटिशन। ओके, कोर्ट की स्पेशल लीव लेनी पड़ती है टू प्रेजेंट दैट केस। ओके, तो इसलिए लोग कहते हैं कि मंडे फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट में मिसलेनियस डे होते हैं, जब ये नए मैटर्स आते हैं। ओके, तो हर कोर्ट में 80 से 90 केसेस लगते हैं ऐसे फ्रेश, उसमें से 10 में नोटिस इशू होता है कि बाकी जो है वो फ्रिवलेस मैटर्स होते हैं। ओके, छोटे मोटे, या बहुत सेटल कि यार तुम मैजिस्ट्रेट से भी आ रहा, सेशन से भी आ रहा, हाई कोर्ट से भी आ रहा, हाई कोर्ट में डबल जज से भी आ रहा, अब तुम सुप्रीम कोर्ट भी आओगे। तो वो कहते हैं इतनी सारी फाइंडिंग्स आपके अगेंस्ट है, इट कैन नॉट बी अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, तो वो डिसमिस कर देते हैं। तो यही प्रोसेस है कि आप मैजिस्ट्रेट के बाद सेशंस में जाएंगे, सिविल जज के बाद डिस्ट्रिक्ट जज में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट जज के बाद हाई कोर्ट में जाएंगे, और हाई कोर्ट में भी कई हाई कोर्ट्स में इंक्लूडिंग दिल्ली हाई कोर्ट आप डबल बेंच पे, डिवीजन बेंच बोलते हैं, 2 जजेस बैठते हैं, उन पे जाते हैं। ओके, कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन,
लैंग्वेजेस की मेरे को कोर्ट में जो लैंग्वेज चलती है उसकी बात करनी थी। जैसे आपने मुझे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा बाकी कोर्ट्स में मल्टीपल लैंग्वेजेस अवेलेबल है, या फिर हाई कोर्ट मैंने ये कहा था कि कई स्टेट्स में आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है वहाँ वो की, यूज़ होती है। वहाँ पे वो यूज़ होता है। आप गाज़ियाबाद चले जाइए, हिंदी में ड्राफ्टिंग होती है। आप मेरठ जाइए, हिंदी में होता है। आप महाराष्ट्र जाइए, मराठी में होता है। तो जब हम पीक लॉ की बात करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी आते हैं, सबसे ऊपर। बिल्कुल। तो वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं? वहाँ पे ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिविजुअल इश्यूज से बहुत कम डील करता है। सुप्रीम कोर्ट लॉ लेट डाउन करता है। सुप्रीम कोर्ट वो लॉ लेट डाउन करता है जो दुनिया फॉलो करती है। हमारे कंट्री के ऐसे बहुत से जजमेंट हैं जो दूसरी कंट्रीज में फॉलो होते हैं। हम एक जिसको हम कहते हैं ना, हम एक कुएं में नहीं है। तो इस पे मेरा ये कहना है कि नहीं, मैं इस पे आपको एक और बात बताऊं। अब सुप्रीम कोर्ट में देखो, हर जगह से थ्रू आउट द कंट्री जज आता है। आपको मणिपुर का जज मिलेगा, आपको कश्मीर का जज मिलेगा, आपको कन्याकुमारी का जज मिलेगा। ठीक है, पूरा रिप्रेजेंटेशन है एरिया वाइज। अनरिटन रूल है कि आपको डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जजेस देखते हैं कि यार इस हाई कोर्ट से जज नहीं आया, यहाँ से हमें पहले लाने पड़ेगा। और कई इस प्रोसेस में कई लोगों की सीनियरिटी बाईपास हो जाती है, बट पीपल हैव एक्सेप्टेड इट। Judicial lawyers have accepted it, judges have accepted it that this is the right way because it's a democratic country, everyone should be heard. तो अब आप ये सोचिए, मेरी लोकल लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है ना, या मेरी नेटिव या मेरी मदर टंग हिंदी है, पंजाब वाले की पंजाबी है। अब आप क्या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहाँ 2 नॉर्थ ईस्ट के जज बैठे हैं, वो क्या पंजाबी समझेंगे? ये बात भी है। ये एक ना बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। कहना आसान है कि यार आपको लोकल लैंग्वेज, बट लोकल लैंग्वेज लोकल एरिया में ही लोकल रहेगी ना। लोकल लैंग्वेज इंटरनेशनल लेवल पे लोकल नहीं बन सकती। अब आप सोचो कि मैं हिंदी छोड़ो, आप मराठी को सोचो या कोई भी लैंग्वेज, एंड विदाउट एनी ऑफेंस टू एनी ऑफ द लैंग्वेज, कि भाई आप उस लैंग्वेज को लोकल है, किस लिए लोकल है वो? क्योंकि वहाँ के लोग बोलते हैं, क्योंकि वो लोकल है। अगर उसको आप लोकल लैंग्वेज को कहो नहीं यार ये तो इंटरनेशनल लेवल पे चलनी चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज लेकिन हमारी कोर्ट इसमें भी एक देखिए बहुत अच्छा स्टेप्स लिया उन्होंने कि आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते लोकल लैंग्वेज में, बट एटलीस्ट अब सुप्रीम कोर्ट आपको जजमेंट्स दे रहा है आपकी नेटिव लैंग्वेज में। अच्छा, मल्टीपल लैंग्वेजेस में, हिंदी में तो आना कब से शुरू हो गया था, अब तमिल में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में आपको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे मिल जाएगा डिफरेंट लैंग्वेजेस। ओके, तो ये एक प्रोसेस, पायलट प्रोजेक्ट जस्टिस चंद्रचूड़ ये तो अच्छी चीज है कि एटलीस्ट लोगों को लॉ समझ आए। मेरे पे डिपेंड ना करें, मेरे पे नहीं, वकील कि जजमेंट्स अगर सिर्फ इंग्लिश में आ रही है दैट इज एन इशू, मल्टीपल लैंग्वेजेस में आ रहा है, सो दैट कि कल को मैं, और एक तो देखो आजकल वैसे ही गूगल का टाइम है, एवरीवन वांट्स टू रिसर्च, ऑफ कोर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेल लर्नड, वेरी गुड पर्सन जो लर्नड है, एंड टू अ नॉर्मल पर्सन, एवरीवन वांट्स टू चेक देयर थिंग्स। तो अगर गूगल पे आपको हिंदी में, पंजाबी में, तमिल में, तेलुगु में जजमेंट मिल रहा है, इट्स अ वेलकम स्टेप। People will be more educated. Of course. People will be more, what should I say? Will be more knowledgeable towards law. Which is very important. Which will reduce the number of cases. क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है लोगों को पता ही नहीं होता कि गलत हो रहा है। आप ये सोचो, कई बार लोगों को यही नहीं पता कि ये हम नॉर्मल ड्राइविंग ऑफेंसेस और किसी को मारना पीटना सबको पता गलत है, बट कई कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो इलीगल होते हैं। लोग दोस्ती यारी में कर लेते हैं, आप बिना उसमें पैसे लिए दे दिए किसी को, कोई सोचता ही नहीं इलीगल है। आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है कि मैं और तू कॉन्ट्रैक्ट कर लेते कि हम कभी शादी नहीं करेंगे, अरे तो अलग कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ये अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो जो लोगों को नहीं पता, तो अगर वो एक जनरल उसमें आ जाएगा, और देखिए विद एडवेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी अब तो चीज़ें बहुत सिंपल हो गई हैं। आप सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स देख सकते हैं। मैंने अभी जब ये हियरिंग चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस की, मैंने ट्विटर पे कई लोगों को लिखा कि इफ़ यू आर अ लॉयर, इफ़ यू वांट टू बिकम अ लॉयर, और इफ़ यू वांट टू बिकम अ डिसेंट सिटीजन, ओपन सुप्रीम कोर्ट चैनल एंड वॉच दिस प्रोसीडिंग। आपको इतनी नॉलेज मिलेगी उससे, एक्सेसिबिलिटी हो गई है टुवर्ड्स लॉ। तो ये लोग कर रहे हैं, जजमेंट्स आ रही हैं धीरे धीरे। मेरे ख्याल से बाय नेक्स्ट ईयर एवरी लैंग्वेज में जितने भी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है उसमें आ जाएंगी।
ये इनका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। दिल्ली में भी फिर तो हिंदी में होना चाहिए, दिल्ली हाई कोर्ट में भी। या दिल्ली ना बड़ा डिफिकल्ट है, दिल्ली में कोई भी यहाँ का नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है नहीं। यहाँ का कोई हमारे- सब अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। आप ये देखो, दिल्ली में इतना शायद इकलौता स्टेट है जहाँ पे 4 से 5 लैंग्वेजेस को गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर रखा है। हमारे यहाँ हिंदी इंग्लिश, आप बोर्ड्स देखना, साइन बोर्ड्स होते हैं ना, आपको वो इंग्लिश में मिलेंगे, हिंदी में मिलेंगे, उर्दू में मिलेंगे, पंजाबी में मिलेंगे। तो 4 लैंग्वेज तो सरकार मानती है। तो एक जज, वही वाली बात हो गई कि वो 4 केसेस पढ़ेगा। सही बात। और एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये ऑडियंस को पता होना चाहिए। आपको, मुझे, मैं जज बनना चाहता हूँ पंजाब में जाके, तो मुझे पंजाबी आनी चाहिए। बिना पंजाबी के मैं वहाँ पे पंजाबी का एग्जाम होता है। अच्छा, ये नहीं है कि भाई आपको ऐसे ही बना दिया, क्योंकि वहाँ पे लोकल लैंग्वेज पे, लोकल लेवल पे, ट्रायल कोर्ट लेवल पे वही चलता है। पुलिस तो पंजाबी में लिख के लाएगी फाइल। ओके तो ओके, वेरी मेरे इंटरेस्टिंग। कई फ्रेंड्स हैं जो पंजाब में जजेस हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनको मैंने, एक हमारे पंजाबी के प्रोफेसर हैं, उनसे इंट्रोड्यूस कराया कि आप पंजाबी इनसे सीखो। वाह, मेरे एक फ्रेंड्स हैं गुजरात में जजेस हैं, वो गुजराती सीख के गए। आपको जहाँ जाना है, आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। स्टेट के रूल्स में है, हाई कोर्ट रूल्स में है, और उस लैंग्वेज का एग्जाम होता है। ऐसा नहीं कि जज को कुछ नहीं समझ आ रहा। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग है, मेरे को भी नहीं आइडिया था। नेक्स्ट मैं आऊँगा थोड़े आपके ही प्रोफेशन पे। आप यू डील मोर इन क्रिमिनल लॉ, राइट, और ओनली इन क्रिमिनल लॉ? आई डील मोर इन कमर्शियल क्रिमिनल। कमर्शियल क्रिमिनल हो गई, फ्रॉड, 420 और कॉर्पोरेट फ्रॉड्स होते हैं। आजकल क्राइम बहुत कम हो गया है, तो जो हार्डकोर क्रिमिनल लॉयर हुआ करते थे ना, वो कम होते जा रहे हैं। तो आपको, अच्छा, हार्डकोर क्रिमिनल लॉयर्स कम होते जा रहे हैं, बिकॉज क्राइम कम है अब, क्राइम कम है, बहुत कम। लॉ बेटर हो गया है। लॉ बेटर हो गया है, लोगों को थोड़ी समझ आ गई है, सोसाइटी इवॉल्व हुई है, जो मुझे लगता है। हमें शायद स्टेटिस्टिक्स, हमारे डेटा में केसेस थोड़े ज़्यादा मिले, बट आप हार्ड क्राइम जो है ना, कि भाई मार दिया किसी को, बहुत कम होते हैं। अब मतलब काफ़ी, मतलब एक टाइम पे था कि साल के शायद आपके एक थाने में 50 मर्डर की एफआईआर होती थी, अब वो शायद 10-12 होती है। अच्छा, तो उसमें क्या होता है कि वो केसेस वैसे ही बहुत कम हो जाते हैं। एंड सी, फॉर मी इट्स अ प्रोफेशन। या ऑफ कोर्स। आई विल चूज समथिंग व्हिच व्हिच इज गोइंग टू हेल्प मी इन। आपको कभी धमकी मिली है? यार बहुत मिलती रहती थी एक्चुअली में मिलती हैं, मिल जाती हैं, हमारे लिए नॉर्मल है वो, किसी लॉयर को फर्क नहीं पड़ता। मैं यही पूछ रहा था क्योंकि लॉ प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे, और स्पेशली क्रिमिनल लॉ है, जो कमर्शियल क्रिमिनल, तो देखो क्रिमिनल तो कुछ तो इन्वॉल्व है ही ना। आप किसी को जान से नहीं मारा, बट किसी के 400 करोड़ 200 करोड़ तो खा के बैठ गया ना आपका क्लाइंट, तो वो तो रहता है। तो क्या रिएक्ट करते हो आप? हम हंस देते हैं। इससे ज्यादा क्या करें? नहीं, बट दिमाग में एक टिच नहीं आता कि यार नहीं, मैं थोड़ा संभल के चलता हूँ, या ऐसा नहीं आता? यार हम लोग ना अब शायद तभी थोड़ा क्रिमिनल लॉयर ना एक अलग लीग हो गई है। क्रिमिनल लॉयर्स ना एक जैसे होता है ना, हमारे एक और किससे मैं आपको बताऊं, बैक बेंचर्स होते हैं क्लास में, हम वो हैं कि हमें, अच्छा ठीक है यार, जो आप कॉर्पोरेट में जाओगे उसको कोई हल्का सा तू तड़ाक भी कर देना, वो घबरा जाएगा कि यार ये तो ऐसे बोल दिया इसने मुझे, लुक एट हिम यार, ये तोड़ दिया जैसे open court। और हमें वो लगता है वो सच में ऐसे ही जाके अपने ऑफिस में बताएगा, यू नो ही केम अप टू मी एंड सेड लाइक यार ऐसा कर दी, आई वाज तो लाइक पुलिस, ठीक है ना, तो दिस विल हैपन। बट हम लोगों के लिए ये चीज़ रूटीन है। हमने लोगों को ना हमने कोर्ट में गोली चलते हुए देखी है मैंने। अच्छा, मैंने अपनी आंखों के आगे, मैंने कोर्ट में एक कैदी को, पुलिस वाले को धक्का देके भागते हुए देखा है, और उसने 3rd फ्लोर से जंप लगा दी। ओ तेरी, भाग के सीढ़ी से 3rd फ्लोर से जंप लगाई, और वो बंदा उठ के वहां से भी भागा। आप सोच नहीं सकते हमारे क्रिमिनल्स किस लेवल पे होते हैं। इनसे डील करना इज नॉट अ इजी टास्क। ये जो वाइट कॉलर दुनिया लगती है, ऐसा नहीं है भाई, क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो जो हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं, आप सोच नहीं सकते, वो अपने मुंह में रख के ब्लेड ले जाते हैं। हाँ, अभी आपने जेल में एक मर्डर देखा है, आपके घर में एग्जॉस्ट फैन लगा है फॉर एग्जाम्पल, आप क्या उसको चाकू बना सकते हो? नहीं, वो बना लेंगे। वो बना लेंगे, हमें उनसे डील करना पड़ता है। उन्होंने एग्जॉस्ट फैन को तोड़ के, उसको रगड़ के 2 रात उसको चाकू बना लिया, और उसी से मार दी। अब कैसे डील करोगे? कल को वो पंखी को भी बना सकता है, वो दिमाग जिसका उस तरीके से चलता है, उसका चलता ही फिर उसी तरीके से। उस साइकी में चलता है, उसको और कुछ नहीं समझ आता। उनके लिए वो जस्टिफाई, आपको उन्होंने बताया था ना, मैंने वाला आपका पॉडकास्ट देखा था, जो मिस्टर हमारे गुप्ता थे, हाँ जी, सुनिए। उन्होंने बताया था ना
कि उनकी कम्युनिटी में जो निर्भया वाला था, जी, सेक्सुअल क्राइम इज अ नॉर्मल नॉर्मल थिंग बोला था उन्होंने। ये फैक्ट है। कई जगह क्राइम नॉर्मल है। देर आर कम्युनिटीज जहाँ पे शराब बेचना इज प्रोफेशन। मैं उसका नाम नहीं ले सकता बिकॉज वो एक थोड़ा ऑफ कोर्स कवर्ड है, बट वो कम्युनिटी है, उसको जाना जाता है कि इसलिए उनका नाम इसलिए वो पड़ा है क्योंकि वो शराब ही बेचेंगे। उनको इलीगल लिकर, मतलब वो ये नहीं दुकानें खोल के बेचेंगे, नहीं, वो कच्ची शराब बेचेंगे। वो ये नहीं कि वो लिकर लाइसेंस ले लेंगे और दुकान खोल उनका लेंगे। चलता आ रहा है क्योंकि वो उनकी कम्युनिटी वही है। उनके यहाँ शादियां उस हिसाब से होती हैं कि तूने कितने एरिया में शराब बेचता है। गुटके वाले भी तो ऐसे ही है। तो आप क्या करोगे? गुटके वाले बेचारे थोड़े व्हाइट कॉलर हो गए ना, इसलिए बच गए। FMCG में आ गए वो। हाँ, वो बेचारे बचे हुए हैं अभी। ये उसमें हो जाता है। ऐसी ड्रग्स का है उनके घर में, वो भाई बच्चा 6 साल का देख रहे ड्रग बिक रहा है मेरे घर में। आप जाओ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, सीलमपुर, जाफराबाद, वहाँ पे आपको क्राइम्स ऐसे ही दिखेंगे। आपको सड़क पे दिख जाएंगे लोग ड्रग लेके घूमते हुए। आप कहोगे ये कौन सी कंट्री आ गई? तो है एक अभी आपका रिसेंट मैंने नाम देखा था, जो एक अर्नब गोस्वामी का जो भी केस हुआ था, उन्होंने अपोलोजाइज जो कुछ करा था टू द हाई कोर्ट। व्हाट वाज दैट केस बेसिकली? यार एक ना, मैंने बहुत पहले 2015 में एक मैटर था मेरे पास, 15 से शुरू हुआ था वो। एक नोबेल लॉरिएट थे डॉक्टर RK पचौरी, टेरी के चीफ थे, उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट की एलिगेशन लगी थी। जी। तो हमने एक हाई कोर्ट से उस टाइम पे इंजंक्शन ऑर्डर लिया था कि ये चीज़ें पब्लिसाइज नहीं होगी। तो काफ़ी मीडिया हाउसेस ने, इंक्लूडिंग बेनेट कोलमैन, जो पूरा टाइम्स नाउ और ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ग्रुप है पूरा, बेनेट कोलमैन का, और अर्नब गोस्वामी इंक्लूडिंग, और 2-4 लोग और, उन्होंने कई पब्लिकेशंस किए थे, इंक्लूडिंग इन इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स नाउ पे न्यूज़ टेलीकास्ट हुए थे, डिबेट्स हुए थे। तो उसमें मैंने कंटेम्प्ट फाइल किया था। तो कंटेम्प्ट काफ़ी टाइम से एज यूजुअल डिले हो रहा था, हमारी कंट्री में डिले होता ही रहता है। 2020 में अनफॉर्चुनेटली मिस्टर पचौरी ऑल्सो पास्ड अवे। अभी वो मैटर फाइनल हियरिंग पे आया, तो उस पे जब मैंने कोर्ट को बताया दैट ही हैज़ पास्ड अवे एंड ऐसे ऐसे कंटेम्प्ट हुआ था, तो कोर्ट ने आर्टिकल और टेलीकास्ट को देखा और कोर्ट ने अपना माइंड कन्वे करा कि भैया इसको यू कैन ओनली क्लोज इट बाय अपोलोजाइजिंग, अदरवाइज वी विल प्रोसीड एज पर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। तो उसमें कोर्ट में आना पड़ता है, यू हैव टू पर्सनली अपीयर। तो लोगों को लगता है कि हम क्यों कोर्ट जाएंगे, ये एक बड़ा हाई फाई सोसाइटी में हाँ, कि हम क्यों जाएं? हम कोर्ट नहीं जाएंगे। मैंने कई केसों में लाख रुपए इसी बात पे कमाए कि डायरेक्टर कोर्ट नहीं आना चाहते। ठीक है ना, हमारे लिए तो अच्छा फीस दे दो, ठीक है ना। तो ऐसे ही मिस्टर गोस्वामी ने, और इंक्लूडिंग राघव ओरी थे जो इकोनॉमिक टाइम्स में उस समय एडिटर थे, असिस्टेंट या एसोसिएट, ही स्टिल देयर। राघव ओरी और एक इकोनॉमिक टाइम्स के एडिटर थे, उन्होंने रिटर्न में अपॉलॉजी टेंडर करी अनकंडीशनल, और उसके बाद वो मैटर क्लोज हुआ है। हाई कोर्ट से अपॉलोजाइज किया उन्होंने कि जो उन्होंने मीडिया ट्रायल चलाया था उसको गलत था। हाँ, तो वो एक ठीक था, वो होना चाहिए, बिकॉज सी अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, देखो वैसे भी पता है कितनी अर्नब गोस्वामी अपोलोजाइज कर रहे हैं, मतलब हम तो उसको उस तरीके से देखते हैं कि भाई ये बंदा तो कहीं रुकता ही नहीं है। नहीं ठीक है, बट तभी मैं कहता हूँ हमारी कंट्री में सिस्टम है। हाँ। जो लोग कहते हैं ना सिस्टम नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, उनको दिखाओ। आपको वो रास्ता पकड़ना पड़ेगा, यू हैव टू फाइट इट आउट। सही बात है, आप घर बैठे बैठे नहीं बोल घर सकते बैठे डेमोक्रेसी बैठे नहीं है। नहीं। आप फील्ड में आओ, आप फील्ड में आके देखो कैसी डेमोक्रेसी नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसी नहीं है। यही लोग जब सिंगापुर जाते हैं ना तो वहाँ की बड़ी तारीफ करते हैं, बट वहाँ पे क्या डेमोक्रेसी है? वहाँ पे तो आपको इतना आसान है फांसी पे चढ़ाना। वहाँ पे आपके अगर 1 ग्राम ड्रग निकल जाता है तो आपसे कोई बात नहीं करेगा, बिल्कुल। और वहाँ पे अब यही लोग जाएंगे ना, यहाँ तो गाड़ी से ऐसे शीशा पर, हाँ, और वहाँ जाएंगे तो वाओ, ऐसे एटिकेट बन जाएंगे। सही बात, सेम आदमी है, सेम, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई सॉफ्टवेयर चेंज नहीं है। एक वो मेंटालिटी है कि हमारा देश, यहाँ बाहर जाओ तो अरे भाई, और जबकि हमारा होना चाहिए, हमारे देश में नहीं होना चाहिए। यार आप इंडिया जैसी कंट्री में बैठ के, अब हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलरिज्म आपने बात करी, आप इंडिया जैसी कंट्री में बैठ के अगर बोलो ना कि यहाँ पे सेक्युलरिज्म नहीं है, मैं कहता हूँ भाई आप और किसी जगह चले जाओ और जाके देख लो क्या हो रहा है। तो ये बोलता हूँ, जो लोग बोलते हैं सेक्युलरिज्म नहीं है, वो जिस रिलीजन में है उस रिलीजन की एक कंट्री बता दो जहाँ पे सेक्युलरिज्म है, वहाँ पे तो हर जगह लॉ ही उनका चलता है, शरिया। तो शरिया चलता है। सही तो बात है। ये तो इकलौती कंट्री है कि जब कुछ मेजॉरिटी होने पे भी हम लोग सेक्युलर है। बिल्कुल, कहना आसान सही है कि बात नहीं है, सही बात है। मेरे इतने मुस्लिम दोस्त हैं, हमने तो कोई फर्क नहीं करा। आपको टीवी पे आप देखो, बोलने को कोई कुछ भी बोले, बट हमारे दोस्त वो शुरू से हैं। बिल्कुल, आप जैसा आप रहोगे वैसा लोग आपके साथ बिहेव करेंगे। एंड जो यहाँ कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच,
एक साइड के लिए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, दूसरी के लिए नहीं है। मतलब अगर मैंने लास्ट पॉडकास्ट पे नूपुर शर्मा की बात करी थी, उन्होंने कुछ बोल दिया, ठीक है, इंडिया को उसके एलिगेशंस भी झेलने पड़े, हमारी गवर्नमेंट को भी झेलने पड़े, लेकिन जब दूसरी साइड से कुछ बोला जाता है कोई नहीं। तो ऐसा हु हल्ला नहीं होता। ये सच बात देखो है। रिलीजन बिलीफ है, बिलीफ पे चलता है रिलीजन, बिल्कुल। ठीक है। आप मानते हो कि हमारा बिलीफ है कि कुरान बहुत अच्छा है, हमें कोई कंप्लेंट नहीं है, बहुत अच्छा है जी, ठीक है। मैं तो खुद कहता हूँ कि कुरान बहुत अच्छी है फॉर ओनली सिंपल वन लाइन जो मुझे उसकी बहुत पसंद है। उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि इंक ऑफ अ स्कॉलर इज इम्पॉर्टेंट देन द ब्लड ऑफ अ मार्टियर। ये आपको किसी रिलीजन में नहीं मिलेगा। लेकिन जब इस्लाम का इंटरप्रिटेशन गलत होने लगा, वो प्रॉब्लम हो गई है। हाँ। अब आप ये देखिए कि नुपुर शर्मा ने जो बोला, जो भी बोला, कोई कह सकता है कि हाँ भाई मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, मैंने बोला, आप नहीं एग्री करते, आप जो मर्जी करिए। बिल्कुल आपने उसका फतवा कर दिया, गला काट देंगे, काट दो, आज भी छुप छुप के घूमती है। बिल्कुल, आई नो, ठीक है ना? सिक्योरिटी के साथ उनकी जो घूमना लाइफ है इस समय, मतलब अच्छी लॉयर है, अच्छी ह्यूमन बीइंग है। पड़े। डिबेट का एनवायरनमेंट ऐसा है कि कोई और उनको उसको कितना उन्होंने खुद बोल instigate किया कि शिवलिंग के बारे में बोला कितना। मैं वही उसी पे आ रहा था। आज की डेट में भी आप हिंदूज को ये लगता है कि भैया वो शिवलिंग है, आप अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सरसाइज कर रहे हो। आप चलो नहीं मानते कि शिवलिंग है, आप रिस्ट्रेन करो, ठीक है भाई, कोर्ट डिसाइड करेगी। आप फव्वारा है, वो फव्वारा बना था, उसमें फव्वारा बना दिया, उसमें हम हाथ मुंह धोएंगे जाके, आप इमेजिन करिए। तो ये चीज़ तो लगता है कि यार एक ही साइड वन वे ट्रैफिक चल रहा है, बट ठीक है, लोगों को समझ धीरे धीरे आता है। आएगी। और ये भी मैं बताऊं, ये मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसे नहीं है, ये एक फैक्टर है कि कुछ लोगों को आगे कर दिया जाता है, अपने अपने सबके एजेंडाज होते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। एक तो यहाँ पे हर चीज में पॉलिटिकल एजेंडा है। वो इनफैक्ट क्या करें, डेमोक्रेसी है, सबको मैं नहीं है, दोनों से, हर साइड से है, हर साइड से मैं मानता हूँ इस पॉलिटिकल बात को। एजेंडा है। मैं इंडिया को लोग कहते हैं डेमोक्रेसी नहीं, मेरे हिसाब से इंडिया में बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी है। हाँ। हर समय इलेक्शन ही हो रहा है यार। हाँ। मतलब जब MCD से लेके जब देखो इलेक्शन चल रहे हैं। आपको सब आप एक शेड्यूल बना लो इलेक्शंस का, आपको लगेगा हर 3 महीने पे इलेक्शन चल रहा है, कहीं ना कहीं हो ही रहा है। डांस ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं ना। और जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने इतना अच्छा किया था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का कॉन्सेप्ट था। आई नो, यस। ये तो इंदिरा गांधी ने चेंज करके इलेक्शन प्रीपोल करके वो खराब कर दिया, वो सीनियरिटी बिगाड़ दिया, खराब कर दिया। वो कर दिया। वो एरा बहुत ही गड़बड़ एरा था। वो एरा ऐसा 5-10 साल का। लोगों को बताना चाहिए। हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, वो उस टाइम नहीं होती थी। आज तो आप कुछ छुपा ही नहीं सकते, गुड बैड रॉन्ग है, गलत है, सब कुछ टीवी पे है, सब कुछ ट्विटर पे है। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं बिफोर एंडिंग द पॉडकास्ट आपसे करूंगा, बिकॉज आई होप बहुत सारे लॉयर्स, बडिंग लॉयर्स, यंग लॉयर्स देखें। आपने जैसे राम जेठमलानी के साथ यू वर्कड विद हिम, व्हाट इज इट दैट मेक्स ऑल दीज लॉ, नॉट जस्ट जैसे हरीश साल्वे हो गए, मुकुल रोहतगी, जो भी बिल्कुल टॉप पर है, व्हाट मेक्स देम सो ग्रेट? अगर आपको सिंपली पुट करना। मैं देखो, बिकॉज आप ये थोड़ा यंग जनरेशन के लिए या जो बडिंग लॉयर्स के लिए पूछ रहे हो, मैं आपको जैसे मैंने शुरू में बताया कि मैंने कैसे ज्वाइन किया था। हाँ। आप और ये देखो कि मैं उसमें कहाँ तक मैं पहुंचा विदाउट एनी बैकग्राउंड। माय डैड सिंस आई वाज इन 3rd year he was not practicing, he was in any case he was doing practice in a trial court in Karkaduma. Okay. हाँ, वो करते थे। 3rd year में he was not 2006 दिसंबर में he had a paralytic stroke, उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करा। So I was in my 3rd year का मैंने पहला सेमेस्टर का एग्जाम दिया था। तो जब मैंने मिस्टर जेठमलानी को ज्वाइन करा, मैं एज अ इंटर्न गया था उनके पास, मैं उनका जूनियर बना, और मैं 2013 में उनका लॉयर बना। क्योंकि उन्होंने जब अपना पर्सनल केस फाइल किया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये केस करोगे। तो फॉर यंग पीपल, अगर आप हार्डवर्क करोगे और आप लगे रहोगे ना, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक बात ये भी है, जैसे मैं, क्योंकि कई लोगों को लगता है यार मैं थोड़ा ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, बट इसको मैं उस पर लाऊंगा जो आपने पूछा है कि
आधे लॉयर्स को ना, जो बच्चे आते हैं लॉ में आते हैं, उनको ये लगता है हमारा बैकग्राउंड नहीं है, हम क्या करेंगे। ये बहुत बड़ी कंसर्न है, क्योंकि नेपोटिज्म हर प्रोफेशन बिल्कुल, बट हर ऑब्वियस सर्कल में होता है। भाई मेरा भी बच्चा, देखो नेपोटिज्म गलत नहीं होता, मैं उसको कहता गलत नहीं है, हूँ नेपोटिज्म आपको लाके खड़ा कर सकता है टेबल पे, वहां से आप कहाँ जा रहे हो आपके वो ऊपर है। आपके ऊपर है। आप अच्छे एक्टर हो तो चलोगे, नहीं तो अभिषेक बच्चन बन के घर बैठोगे, बिल्कुल, हाँ, ठीक है, सीधी सी बात। हाँ, हाँ, लेकिन अगर आपका हार्डवर्क है और आप में एक ज़ील है, तो लोग आपको आइडेंटिफाई करेंगे। टैलेंट की बहुत कमी है हर जगह, हाँ, हमारे प्रोफेशन में भी है, नंबर्स बहुत है, टैलेंट कम है। तो आप उसमें लगे रहो, आप इंटर्नशिप्स बहुत अच्छी करो। ये मत सोचो मैं भी कॉलेज में हूँ तो मुझे नहीं करनी, करो, क्योंकि उससे जो आपको एक्सपोजर मिलेगा वो आपको ये बताएगा कि आपको करना क्या है, कि आपको लिटिगेशन करनी है, आपको कोर्ट में जाना है, आपको कॉर्पोरेट में जाना है, आपको किसी कंपनी को ज्वाइन करना है, आपको पता चल जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी। जो आपको शायद प्रोफेशन में आओगे 5 साल वेस्ट करोगे और फिर आपको आएगी। सही तो बात। मैं कहता हूँ कॉलेज के 5 years आप यहाँ यूटिलाइज करो, बिकॉज इन एनी केस हमारे प्रोफेशन में जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है ना, वो कोर्ट में नहीं होता। कॉलेज में जो पढ़ा था वहीं आप किताब बंद करो, बैग डालो और छोड़ दो, अच्छा। खत्म। वो सिर्फ आपकी एक मेंटल नॉलेज के लिए है। मुझे आईपीसी सेकंड ईयर में पढ़ाया था, मैं आज भी कल केस करूंगा तो आईपीसी पढ़ूंगा खोल के। ये नहीं कि मैंने सेकंड ईयर में पढ़ लिया तो हो गया, एग्जैक्टली, वो नहीं होता। अब क्या इन लॉयर्स को सबसे अलग बनाता है, यही चीज, उनका हार्डवर्क, उनकी जील। हरीश साल्वे या मिस्टर जेठमलानी या मिस्टर रोहित गिल, मैं किसी और का एग्जाम्पल क्या दूंगा, मैं वो बोलूंगा जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने राम सर को पहली बार जब उनसे कांटेक्ट किया था, वो लेट 80s में थे अपनी लाइफ के, हाँ, हाँ, ठीक है। बिल्कुल, हाँ, मैं 2008 में उनसे पहली बार जब उनके मैं ऑफिस में गया था, वो 96 प्लस के हुए जब उनकी डेथ हुई। जी, अपनी डेथ से 4 महीने पहले तक वो 13 से 14 घंटे काम करते थे। वाओ, वाओ, और कैसे oh my करते थे God। मैं आपको रूटीन बताऊंगा, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि वो कैसे कर सकते थे। ये कुछ उनके अंदर एक अलग पावर थी। आप ये देखो, उन्होंने काम क्यों, उनको प्रोफेशन क्यों, उनका जो कहते हैं ना, उन्होंने एक बहुत पहले एक बात बोली थी कि यू शुड वर्क टिल द डे यूर अलाइव, क्योंकि जिस दिन आप काम करना छोड़ोगे उस दिन आपको जंग लग जाएगा और आप मर जाओगे। तो उनका वो पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। उनकी आईसाइट खराब होनी शुरू हो गई और बहुत इलाज कराया, बहुत जगह दिखाया, भी नहीं हुआ। हम लोग उनके लिए, मैं और एक मेरा कलीग था, हम लोग उनके लिए इतना बड़ा, आप वो होते ना, हम ऐसे देखते ना, मैं उनके लिए एक फाइल रीडर लाया, उतना बड़ा, ओ, इतना बड़ा था वो, ए लीगल पेज जितना, कि वो फाइल के ऊपर ऐसे स्टैंड था उसका, ऐसे रख दो, और लाइट भी थी उसमें, लैंप भी था और वो था। लेकिन उन्होंने उससे थोड़े दिन काम करा, बट फिर वो डिफिकल्ट होने लगा कोर्ट में। कोर्ट में जाते थे, अच्छे से नहीं दिखता था, कॉन्फिडेंस नहीं आता था, आवाज़, चाल, बातचीत, सब कुछ वही, दिमाग वही, कोई कुछ नहीं। लेकिन उस वजह से उनको काम छोड़ना पड़ा और विद इन 8 to 10 months उनकी बॉडी बिल्कुल डिक्लाइन हो गई। नहीं तो उस 8 से 10 महीने पहले तक वो कोर्ट भी जा रहे थे, बैडमिंटन भी खेल रहे थे सुबह। वाह, अच्छा, उनके घर में पूरा, आज भी आप 2 नंबर अकबर रोड जाए, वो आज कोई सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जस्टिस रामा सुब्रमण्यम, उनको अलॉट हुआ है। वो राम सर के पास 98 से था, वो यूनियन मिनिस्टर थे अर्बन डेवलपमेंट के, Okay। तब उनको वाला घर मिला था। तो वो वाले घर में उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बैडमिंटन कोर्ट बनवा रखा था, फुली कवर्ड, फ्लड लाइट्स, जमीन से 3 फुट ऊपर, कि कोई पानी, कितनी बारिश आए पानी अंदर नहीं आना चाहिए, पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और वहाँ पे हुज एंड हु ऑफ दिल्ली खेलने आते थे, अच्छा, राम सर के, और उनका गेम में फिक्स था कि भाई मुझे सुबह गेम खेलनी है। आप उनकी डेडिकेशन देखो कि वो अपनी वेकेशन, जो सुप्रीम कोर्ट की प्लान होती थी ना, ये होती थी असली वेकेशन, जजेस को वेकेशन नहीं मिलती। ये होती है कि जब वो 14 मई को सुप्रीम कोर्ट बंद है या 12 मई को बंद है, तो वो उससे एक दिन पहले इंडिया से बाहर है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कल बंद हो रहा है, वो थर्सडे की फ्लाइट से निकल जाते थे, क्योंकि वो मिसलेनियस काम करते नहीं थे, वो फाइनल हियरिंग करते। उनकी वेकेशन उसी होटल में वो रुकेंगे जहाँ पे बैडमिंटन खेलने की जगह है। अच्छा, अगर बैडमिंटन कोर्ट नहीं है तो वो उस होटल में स्टे नहीं करेंगे। वाह, तो वो 1 महीना भी बैडमिंटन नहीं छोड़ते थे। उनकी किट साथ में जाती थी कहीं पे भी। हम लोग कितनी बार, हम लोग अमेजिंग यार, जयपुर जाते थे मैटर करने, तो वो उनकी किट लेके चलते थे हम। मैं बताता हूँ, हम लोग जयललिता का एक केस था, वो लंदन में थे,
लंदन से वो यूएस जा रहे थे, तो मेरे पास वो केस आया, मेरा फर्स्ट बड़ा मैटर। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर आप प्लीज़ यूएस मत जाओ, यहाँ पे बैंगलोर वाला केस कर दो। तो कहते ठीक है, बट यू हैव टू डू अ फेवर टू मी। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा फेवर क्या होगा? कह रहे कैरी माई बैडमिंटन किट। तो बिकॉज ये था कि वो लंदन से वापस सीधा बैंगलोर आना था उनको, तो दिल्ली में किट थी उनकी और यूएस में उनकी बेटी रहती थी, तो वहाँ पे उनका किट का वो था ही। तो अब वो सोचा मेरी किट तो है नहीं, यूएस से आएगी नहीं, तो उन्होंने कहा दिल्ली से मेरी किट लेके आना। तो उनको बैंगलोर में 2 दिन का स्टे था, दोनों दिन उन्होंने बैडमिंटन फिर कॉन्फ्रेंस करी। क्या बात है यार। तो ये उनका लाइफस्टाइल था। और सेम चीज़, सुबह वो बंदा 10:30 आर्ग्यूमेंट्स करता था शुरू। मैंने अंसल का एक केस चलता था डे टू डे, बहुत सारे केसेस, उपहार सिनेमा वाला जो हाँ केस जी था हाँ ना, जी हाँ जी। वो डे टू डे चलता था, महीनों चला डे टू डे। सुबह 10:30 से लेके 1 बजे तक बहस, फिर 2 बजे से लेके 4 बजे तक बहस, और खड़े होके, और ऑफिस जाके 4:30 बजे वो कॉन्फ्रेंस करते थे 8:30 तक। ये उनका 93-94 के बात है, वाह। जब वो 93-94 के थे। और उनको मैंने, अगर हमने, क्योंकि हमें भी लगता था यार एज है सर की, कुछ खिला दो, सर से ब्रेकफास्ट करते थे हैवी। उनको अगर मैं आधा सैंडविच ला के देता था तो डांट पड़ती थी कि सैंडविच क्यों लाए हो। तो हम वो डांट खा के भी उनको आधे का आधा खिला पाते थे कि आप डांट लो बट खा लो, क्योंकि हमें पता 2 घंटे और बहस करनी है। तो उनका एक प्रिंसिपल था जो उन्होंने मुझे बहुत एंड में बताया कि जब बेटा आप मेरी एज में आओगे ना, व्हेन यू क्रॉस 50s एंड 60s, तो बॉडी को खाना उतना दो जितना आप किसी मशीन में तेल डालते हो। अच्छा। जैसे आप देखते हो पुरानी मशीनें चलती थी, तो उसमें 2 बूंद तेल डलता था जी। कि मशीन रोटेट होती जी। रहे। तो आपका खाना उतना ही होना चाहिए कि आपकी मशीन अंदर रोटेट होती रहे। हम क्या है, खाए जाओ ये नहीं वो खा रहे। लेजी वो कर आपकी देते हैं। बॉडी खराब करती है। तो वो रहता था। और आप देखो हार्ड वर्क, उन्होंने 2017 में एक स्टेटस अपडेट करवाया था, लोगों को उनका फेसबुक पेज पे जाके देखना चाहिए। उस समय उन्होंने लिखा था कि एट दिस स्टेज 2017 में ही वॉज 95 पे भी वो 16 घंटे काम कर रहे थे। तो अगर वो आदमी कर रहा है तो हम लोग तो यार, हमें तो शायद 20 घंटे करने चाहिए। डिसिप्लिन, डेडिकेशन, लव फॉर द हर दिन ऐसा नहीं होता कि उनके मैटर्स होते थे, बट मैटर हो या ना हो, सुबह 10 बजे वो आपको अपने टेबल पे पढ़ते हुए मिलेंगे। चाहे वो बुक पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े, फाइल पढ़े, आर्टिकल लिखें, कुछ भी करें, 10 बजे वो बंदा टेबल पे होगा। चाहे सैटरडे हो, संडे हो, कुछ भी हो। और उससे पहले बैडमिंटन और ये अपनी योगा वो और करना ये ही सब वो है। कर आके उनका रूटीन फिक्स था, नो चेंज। जैसे हमारे साथ है, हमारी जनरेशन के साथ है, आज मेरी कोर्ट नहीं है तो मैं 11 बजे निकलूंगा घर से, हाँ। या 12 बजे देख लूंगा, थोड़ा आराम घर पे रहते हैं। वो नहीं। उनके लिए वो रूटीन फिक्स था कि कोर्ट जाना है तो 9:45 बजे रेडी, नहीं जाना तो 10 बजे टेबल पे। और मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा की था उनका, Success कि उन्होंने वो परसिस्टेंस छोड़ी नहीं कभी। और कोई नहीं छोड़ता। अब आप ये देखो, लोग पैसे की बात करते हैं, तो सिर्फ अगर पैसे के लिए लॉयर्स काम कर रहे होते, ये तो they have हरीश already, सालवे कब का छोड़ चुका हाँ, होता, they earned so much money। मुकुल रोहतगी छोड़ते, राम सर तो मेरे ख्याल से 70s में छोड़ चुके होते प्रैक्टिस। क्योंकि पैसा नहीं है, ज़ील है। आपको सिस्टम में आप कर रहे हो। देखो, लोग कहते हैं कि लॉयर्स का कोई कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकली तो होता है जो होता है, Of course। बट आप एज अ लॉयर भी सोसाइटी में इतना कंट्रीब्यूट कर देते हो अननोइंगली, कि आप अगर एक आदमी को रिलीफ दिला रहे हो, तो आप सोचो आप उसकी पूरी फैमिली का स्ट्रक्चर बदल देते हो। सही बात है। अगर उसको रिलीफ नहीं मिलता तो वो जेल जाएगा, उसका पूरा खानदान का स्ट्रक्चर बदल खराब हो जाएगा। जनरेशंस चेंज हो जाती हैं। एक अगर आप केस में फंस जाओ और आप सही टाइम पे बाहर ना आ पाओ, तो आपकी जनरेशन पूरी फैमिली हिस्ट्री बिगड़ जाएगी। सही बात और फ्यूचर तो गया ही गया। तो ये रहता है, तो करो जितना कर सकते हैं हार्ड वर्क, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। चलो, ऑन दैट नोट वी विल एंड द पॉडकास्ट। आज बड़ी अच्छी कॉन्वर्जेशन हुई, डिटेल में हमने। Pleasure is all mine. यस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड जल्दी से निकालेंगे। एंड आई होप जो भी ये देख रहे हैं वो सीखे कुछ ना कुछ, दे टेक समथिंग फ्रॉम दिस पॉडकास्ट एंड यूज इट इन देयर लाइव्स। Thank you so much. ऑल राइट, थैंक यू।